इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक यंग लड़का है जिसका नाम रेन है। उसे अपनी हीरो टीम से निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास सिर्फ एनिमल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी। बीस्ट टेमर्स अलग अलग जानवरों के दिल से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उनकी पावर्स को कमांड करते हैं। वैसे तो बीस्ट टेमर्स डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए ज्यादा सूटेड नहीं होते, लेकिन हीरो टीम का हिस्सा होने के नाते रेन हमेशा अपनी सपोर्टिंग रोल में बेस्ट देने की कोशिश करता था और अपने टीममेट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता था। पर अनएक्सपेक्टेडली उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्हें लगा वो बिल्कुल यूजलेस है। पहले तो रेन को लगा शायद कोई प्रैंक चल रहा हो, लेकिन एरियोस, आगोस, लिन और मीना के कंटेम्प्ट भरे लुक्स ने सब क्लियर कर दिया। उनके इंसल्टिंग वर्ड सुनकर रेन शॉक हो जाता है जब वो उसे बर्डन कह देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेन एनिमीज को डैमेज नहीं दे सकता था और अक्सर टीममेट्स के लिए ट्रबल बन जाता था। उसे कभी इमेजिन भी नहीं हुआ था कि सबकी नज़र में वो बस एक यूजलेस इंसान बन चुका है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, चेहरा डार्क हो जाता है और वो अपना क्लोक उतारते हुए टीममेट्स की स्कॉर्नफुल लाफ्टर के बीच वहां से चला जाता है। रेन एक जगह बैठकर टूट सा जाता है, अपनी पूरी जर्नी के बारे में सोचता हुआ। मिशंस के दौरान उसे हमेशा जज किया गया क्योंकि वो सिर्फ एक बीस्ट टेमर था जो और कुछ नहीं कर सकता। जब रेन को समझ नहीं आता कि अब क्या करें, तब अचानक कुछ बच्चे उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं और हीरो होने के बारे में एक्साइटेड होते हुए उससे सवाल करने लगते हैं। रेन थोड़ा हिचकिचाता है, उसे नहीं पता होता कैसे जवाब दे, लेकिन बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं उसे परफॉर्म करते देखने के लिए कि वो खड़ा हो जाता है और एक ईगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उन्हें दिखाता है। उसके बाद रेन को पता चलता है कि यहाँ लोग हीरो ग्रुप को ऑर्डिनरी लोगों से भी ज्यादा बुरा समझते हैं। पर बच्चों को रेन ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो हमेशा उनके साथ खेलता था और वो सब फ्यूचर में एडवेंचरस बनना चाहते हैं और काफी पैसा कमाना चाहते हैं। एडवेंचरस का नाम सुनते ही रेन के दिमाग में एक थॉट फ्लैश करता है। एडवेंचरस वो लोग होते हैं जो पेमेंट के बदले कमीशंस एक्सेप्ट करते हैं। तुरंत ही रेन एडवेंचरस गिल्ड की तरफ भागता है। वहां उसकी मुलाकात एक रिसेप्शनिस्ट से होती है जिसका नाम नैटली है। वो एडवेंचरस टेस्ट के बारे में बताने ही वाली होती है कि रेन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एडवेंचरस के बारे में डिटेल में समझा दे। क्योंकि एरियो की पार्टी हमेशा एडवेंचरस को नीचा दिखाती थी, इसलिए रेन ने कभी उनके बारे में ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया था। रेन की सीरियसनेस देखकर नैटली थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है और बताती है कि इस बेसिक टेस्ट के लिए काफी कैंडिडेट्स आते हैं। फिर वो रेन को सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू करती है। जब उसे लगता है कि रेन रेडी है तो वो एडवेंचरस टेस्ट डिस्कस करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि रेन एक बीस्ट टेमर है, नैटली थोड़ी कंसर्न हो जाती है। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं जा पाएगा। उसके वर्ड्स फिर से रेन के दिल को वैसे ही चुभते हैं जैसे उसके टीममेट्स ने चुभाए थे। फिर भी रेन खुद को संभाल लेता है और पहले टेस्ट के लिए ट्राई करता है, जिसमें उसे 10 गॉब्लिन्स को डिफीट करना होता है और 20 बंडल्स ऑफ हर्ब्स कलेक्ट करने होते हैं। अपनी बीस्ट टेमर स्किल्स की वजह से वो जल्द ही सब 10 गॉब्लिन्स लोकेट कर लेता है और एफ रैंक मिशन कंप्लीट कर देता है। तभी अचानक दूर से एक स्क्रीम सुनाई देती है। रेन भागकर वहां पहुंचता है और देखता है कि एक लड़की को एक असैसिन टाइगर ने घेर रखा है। उसकी छोटी सी ब्लेड टाइगर के लिए बस स्क्रैच जैसी होती है। जब टाइगर का फोकस रेन पर होता है, वो लड़की को चिल्लाता है कि जल्दी भागो। उस वक्त ना तो आसपास कोई एनिमल होता है जिसे वो टेम कर सके और ना ही कोई पावरफुल वेपन। वो सोच ही रहा होता है कि क्या करे, तब अचानक टाइगर के पीछे से एक लड़की अपीयर होती है। वो डजन्स ऑफ मीटर्स ऊपर जंप करके टाइगर के बैक पर एक जोरदार ब्लो मारती है, जिससे वो बैडली इंजर्ड हो जाता है। एक ही स्ट्राइक में एनिमी को डिफीट करने के बाद वो थोड़ी शाय होकर पलटती है और टाइगर के ऊपर बैठ जाती है। ये पिंक हेड लड़की, जिसमें एक नोबल ऑरा होता है, उसका नाम कनित था। उसे देखकर रेन समझ जाता है कि वो स्पिरिट कैट क्लैन से है। ये क्लैन सबसे पावरफुल क्लैन्स में माना जाता है और स्पिरिट कैट क्लैन तो सबसे रेयर होता है। तभी अचानक लड़की थककर गिर पड़ती है। रेन तुरंत भागकर उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि शायद वो इंजर्ड हो गई हो, पर जब वो उसके कान के पास झुककर सुनता है तो उसे पता चलता है कि वो बस भूखी है। इसलिए रेन अपना खाना उसके साथ शेयर करता है। वो उसे खाते हुए देखकर वहीं बैठा रह जाता है, जैसे उसकी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो रियल है, क्योंकि कहा जाता था कि स्पिरिट कैट क्लैन एक्सटिंक्शन के एज पर है, इवन अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन्स। कनित बताती है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। पेट भर जाने के बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करती है। रेन भी अपना नाम बताता है, लेकिन कनित उसे तुरंत करेक्ट कर देती है, बोलती है कि उसे सिर्फ नाम से बुलाओ, मिस विस मत कहना। रेन को क्यूरियोसिटी होती है कि वो इस फॉरेस्ट में क्या कर रही है। कनित बताती है कि माउंटेन्स की डीप और शांत लाइफ से बोर होकर वो एडवेंचर पर निकल पड़ी। इसी तरह भड़कते भड़कते उसकी मुलाकात रेन से हो जाती है, जैसे डेस्टिनी ने दोनों को मिलाया हो। और किसी और बात से पहले ही वो उससे बोल देती है कि पहले अपनी लाइफ के बारे में बताओ। रेन खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अपनी स्टोरी सुनाते वक्त उसे इतना कंफर्ट कैसे मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो कानित को सब कुछ बता देता है। जैसे ही कानित को पता चलता है कि उसे हीरो ग्रुप से निकाल दिया गया था, वो रेन की तरफ से काफी गुस्सा हो जाती है। रेन को अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है जो उसे समझ रहा है। कानित उन लोगों पर काफी अपसेट थी जिन्होंने उसे बाहर निकाला, लेकिन जब उसने देखा कि रेन खुद उस बात को लेकर ज्यादा नहीं सोच रहा, तो वो भी उसे छोड़ देने का डिसाइड कर लेती है। थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए भी रेन अचानक उसके सर पर हाथ रखकर थैंक्स कह देता है और सरप्राइजिंगली कानित को ये काफी पसंद आता है।
रेन को खुद भी नहीं पता चलता कि उसने रिफ्लेक्स में ऐसा कर दिया, पर जब देखता है कि कानित को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी बात को वहीं छोड़ देता है। तभी कानित सडनली सीरियस हो जाती है और एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करती है। रेन बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, बल्कि वो काफी स्ट्रांग है और उसकी बीस्ट टेमिंग एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की है। वो बोलती है कि शायद रेन ने अननोविंगली उसे कमांड कर लिया था, क्योंकि जैसे ही वो उसे मिली उसे एक अजीब सी इलेक्ट्रिसिटी जैसी सेंसेशन फील हुई थी। अगर रेन उसे कमांड कर सकता है तो हो सकता है वो पूरी स्पिरिट कैट क्लैन को भी कमांड कर सके, क्योंकि दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। पर यह सोचकर रेन रियलाइज करता है कि बात स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन को कमांड करने की नहीं है, बल्कि उसका मन तो बस कानित के और क्लोज होने का है। उसके बाद रेन अपनी उंगली काटकर थोड़ा सा ब्लड निकालता है ताकि कानित के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होता है जब कानित खुद अपना नाम बोलकर अग्री करे, वरना प्रोसेस पूरा ही नहीं होता। अनएक्सपेक्टेडली कानित बिना हेजिटेशन अपना नाम बोल देती है, जैसे वो खुद भी रेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हो। इससे रेन काफी हैप्पी हो जाता है। जैसे ही कानित के हाथ पर रेड सर्कुलर पैटर्न अपीयर होता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जैसे वेलकम जेस्चर हो। कौन सोच सकता था कि जो रेन कुछ ही देर पहले अपनी टीम और गोल दोनों खो चुका था, वही अब स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में से एक को कमांड कर रहा है, और इतनी क्यूट वाली को भी। पर फायरिन सिटी वापस जाने से पहले उन्हें पहले एडवेंचरर मिशन कंप्लीट करना था। तभी कानित देखती है कि रेन एक रैबिट के साथ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, और वो थोड़ी जेलस हो जाती है। पर फिर भी वो इन फ्लफी कॉटन रैबिट्स के साथ खेलने लगती है। जब रेन और रैबिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर हार्वेस्टिंग करवाता है तो कानित और भी जेलस हो जाती है, जैसे उसे लग रहा हो कि रेन थोड़ा ज्यादा ही बिजी हो रहा है। बस रेन ही इतना नाइव था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। ये सब कानित को और इरिटेट बना देता है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में रेन असाइंड मिशन कंप्लीट कर लेता है और टेस्ट पास हो जाता है। इसके बाद नैटली उसे F रैंक एडवेंचरर कार्ड दे देती है, साथ ही साथ उसका रिवॉर्ड भी 50 कॉपर कॉइंस। वो उसे एडवाइस करती है कि जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा, और क्योंकि रेन ने टेस्ट इतनी जल्दी कंप्लीट किया था, नैटली श्योर थी कि वो जल्दी ही प्रमोट हो जाएगा। पैसा लेने के बाद रेन कानित के पास जाता है और अनाउंस करता है कि अब से वो कमीशंस लेना स्टार्ट करेगा। कानित खुशी खुशी अग्री करती है और फुल सपोर्ट दिखाती है। तभी अचानक एक रूट टाइप का आदमी उनके पास आ जाता है। जैसे ही वो देखता है कि कानित स्पिरिट कैट क्लैन से है, उसकी इंटरेस्ट तुरंत बढ़ जाती है। कानित ठंडे टोन में रिप्लाई करती है, पर यह चीज उस आदमी को और एक्साइट कर देती है और उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करने लगता है। ऊपर से रेन को भी उसके सामने नीचा दिखा देता है, जिससे कानित की आईब्रोज तन जाती हैं, क्योंकि किसी ने उस हैंडसम लड़के के बारे में ऐसे बोल दिया था जिससे वो अभी अभी मिली थी। वो बिना रुके अपना कैट फर फुला लेती है, उसे डांटती है और सबके सामने डिक्लेयर कर देती है कि रेन ही उसका मास्टर है जो उसे कमांड करता है। आदमी शॉक हो जाता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि स्पिरिट जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन को कोई कैसे कमांड कर सकता है। जब वो कानित को रेन की तारीफ करते हुए देख लेता है तो उसका मूड बिगड़ जाता है और रेन को चैलेंज कर देता है, कानित को बेट बनाकर। रेन जानता था कि अगर वो फाइट से बचा भी तो ये थक बाद में कानित के लिए ट्रबल खड़ा करेगा ही, इसलिए वो रिस्क ले लेता है, ऑल और नथिंग। और सरप्राइजिंगली फाइट स्टार्ट होने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर रेन उस थक को इजीली हरा देता है, बिना ये समझे कि हुआ क्या। उधर वो आदमी अपनी बाह पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगता है। शोर सुनकर नैटली बाहर भागकर आती है और देखती है कि ये वही आदमी है जिसने रीसेंट टाइम में गिल्ड को परेशान किया था। वो रेन से उस आदमी के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और बताती है कि गिल्ड उसका एडवेंचरर स्टेटस कैंसिल करने का सोच रही है। पर बात पूरी होने से पहले ही वो आदमी नैटली की स्कर्ट पकड़ लेता है और नैटली उसे एक सॉलिड लेसन सिखा देती है। सब निपटाने के बाद नैटली का एटीट्यूड फुल 180 डिग्री चेंज हो जाता है और रेन से पूछती है कि आखिर हुआ क्या। एडवेंचरर टेस्ट के बीच में ही स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ये सुनकर नैटली दोनों से इंटेरोगेशन स्टाइल में सवाल करने लगती है, जिससे रेन और कानित दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत सॉरी बोल देते हैं। जब नैटली को लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही हो गई तो वो माफी मांगकर दोनों को गुड बाय बोल देती है और बाकी का काम संभालने चली जाती है। रेन सोचता रह जाता है कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ आई कहां से कि वो उस आदमी को हरा सका। तब कानित उसे एक्सप्लेन करती है, क्योंकि उसने स्पिरिट कैट जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, इसलिए उसे भी उनके लेवल के बराबर का पावर बूस्ट मिल गया था। रेन को ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि उसकी होम टाउन में आज तक किसी ने स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था। ऊपर से कनाइट भी काफी हैप्पी थी कि रेन ने थोड़ी देर पहले उसके लिए स्टैंड लिया था, जिससे वो लड़का शर्मा कर बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। उसके बाद दोनों असाइंड मिशन कंप्लीट करने निकल पड़ते हैं। कनाइट सोच रही थी कि एडवेंचरर्स को शायद बड़े बड़े स्वॉर्ड्स चलाने पड़ते होंगे या किडनैप्ड प्रिंसेसेस को रेस्क्यू करना होता होगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हर्ब्स हार्वेस्ट करनी थी। रेन उसे एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि वो अभी सिर्फ F रैंक एडवेंचरर है, जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है, इसलिए उसे सिर्फ सिंपल कमीशंस मिलती हैं। ये सुनकर कनाइट भी अपना मूड अपलिफ्ट करती है और उसकी मदद करने लगती है। पर अनएक्सपेक्टेडली जो रैबिट्स रेन ने टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट से बुलाए थे, वो ऑलरेडी सारा काम फिनिश कर चुके होते हैं।
कनाइट कंफ्यूज हो जाती है, उन पर चीटिंग का अक्यूज कर देती है और थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हो जाती है कि रेन की फेमिलियर होने के बावजूद वो उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाई। तभी अचानक दूर से शोर सुनाई देता है और दोनों उस तरफ भागते हैं। वहां कुछ बड़े बड़े डरावने से लोग एक बुढ़े आदमी को घेर कर बुली कर रहे होते हैं। अपनी एडवेंचर एक्सपीरियंस के बेस पर कनाइट पहचान लेती है कि ये ब्लैक फैंग बैंडिट ग्रुप है, एक 100 से ज्यादा लोगों का गैंग जो अपनी क्रूवल्टी और इमोरल कामों के लिए फेमस था। वो लोग बहुत डेंजरस होते हैं, इसलिए कनाइट रेन से पूछती है कि क्या उन्हें जाकर हेल्प बुलानी चाहिए, पर रेन को लगता है कि अब टाइम ही नहीं है, कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा। उसकी इस करेज को देखकर कनाइट को उस पर और भी प्राइड फील होता है। रेन उसे बोलता है कि वो ओल्ड मैन को प्रोटेक्ट करे जब तक वो बाकी सबको हैंडल करता है। बात खत्म होते ही दोनों हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सबको गिरा देते हैं। लड़ते हुए कनाइट के दिमाग में रेन का ख्याल आता है। उसे थोड़ा एंग्शियस फील होता है। जब रेन ने उस जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन की स्पिरिट कैट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो पावर मिलने के बाद क्या वो अपने आप को ही डेंजर में डाल रहा है? फेमिलियर होने के नाते तो शायद उसे ही आगे खड़े होकर फाइट करनी चाहिए, पर रेन हमेशा खुद सामने खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हर बार जब वो उसका फाइटिंग स्टैंस देखती है उसकी नजर हटी नहीं पाती और उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। बैंडिट्स को निपटाने के बाद रेन देखता है कि कनाइट का चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा लाल हो चुका है, जिससे वो जल्दी जल्दी कोई और बात छेड़कर सिचुएशन कवर कर लेती है। ओल्ड मैन भी आगे आकर दोनों का थैंक्स करता है। रेन को क्यूरियोसिटी होती है कि एक मर्चेंट होने के बावजूद उसके पास कोई गार्ड्स क्यों नहीं थे। बुढ़ा बताता है कि उसने हायर किए थे, पर ट्रबल आते ही वो भाग गए। साथ ही वो वार्न करता है कि ब्लैक फैंग्स अपने लोगों का बदला लेने जरूर वापस आएंगे, इसलिए रेन को केयरफुल रहना चाहिए। वो सोच रहा था कि रेन डरकर पीछे हट जाएगा, पर उल्टा रेन तो उनके लेयर तक जाकर सबको पकड़ने की बात कर देता है। उसे पता था कि ये लोग वायलेंट और रिवेंज ड्रिवन होते हैं और अगर इन्हें रोका नहीं गया तो टाउन के मर्चेंट्स ही इनके नेक्स्ट विक्टिम्स बनेंगे। एक छोटी सी स्क्विरल की मदद से रेन उनका हाइड आउट भी लोकेट कर लेता है। इधर कनाइट खुद को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करती है। इतनी स्ट्रॉन्ग फेमिलियर होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाई, पर फिर वो खुद को संभाल लेती है और रेन से उसका नेक्स्ट प्लान पूछती है। रेन बताता है कि वो काउंट बी के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला है, क्योंकि उसके पास पैरालाइजिंग वेनम होता है जो गार्ड्स को रोकने में हेल्प करेगा। ये सुनकर कनाइट और भी शॉक हो जाती है, क्योंकि बीस तो इंसेक्ट्स होते हैं, तो रेन उन्हें कैसे कमांड करेगा। इस पर रेन उसे एक्सप्लेन करता है कि अपने होम टाउन में उसने इंसेक्ट टेमिंग की ट्रेनिंग भी ली थी, जो बीस टेमिंग का ही एक ब्रांच होता है। ये सुनकर कनाइट रेन के टैलेंट की और भी एडमायरर बन जाती है। जब भी उसके बारे में कोई नई बात निकलती है वो हमेशा एस्टॉनिशिंग होती है। उसके बाद रेन कनाइट से कहता है कि वो टाउन जाकर रीइंफोर्समेंट्स बुला लाए। ये सुनकर कनाइट फिर से सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसे कोई ऐसा काम मिला था जिसमें वो ट्रूली सपोर्ट कर सकती हो। फिर भी वो ऑप्टिमिस्टिक होकर अग्री कर लेती है और नाइट स्क्वाड्रन को बुलाने निकल पड़ती है। ये स्टेट रन ग्रुप होता है जो सिटीज और टाउन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही कनाइट निकलती है, काउंट बीस पूरी तरह असेंबल हो जाते हैं और रेन उन पर टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट यूज करना स्टार्ट कर देता है। उधर लिन और मीना का ग्रुप बैंडिट से बचने के लिए जान लगाकर भाग रहा था। वो लॉस्ट फॉरेस्ट कॉन्कर करने से पहले थोड़ा पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक कमीशन लिया था जो फेल नहीं हो सकता था। अगर पहले पता होता कि सब इतना मैसी हो जाएगा तो वो एरियोस और एगस से मिलने ही चले जाते, वो ज्यादा सेफ होता। गुस्से में लिन उस बीस टेमर को ब्लेम करती है जो उनके साथ था और सबसे पहले भाग गया। उसने पहले ही बोला था कि वो सिर्फ बीस टेमर है, इसलिए कॉम्बैट के लिए सूटेबल नहीं है। इसी बात पर लिन रेन का नाम लेती है, कहती है कि चाहे वो यूजलेस ही क्यों ना हो, पर फ्रंट लाइन पर लड़ना तो जानता था और एक साथ कई एनिमल्स को टेम भी कर लेता था। ये सुनकर वो बीस टेमर शॉक हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली उन जैसे लोग एक टाइम पर 2 भी टेम नहीं कर पाते, 10 तो दूर की बात है। अगर ज्यादा को कमांड करो तो नर्व्स ही फ्राई हो जाती हैं। फिर भी लिन थोड़ा डाउट करती है, क्योंकि उसने खुद रेन को देखा था जो डजन्स ऑफ एनिमल्स को बिल्कुल काम फेस के साथ कमांड कर रहा था। आखिर में लिन डिसाइड करती है कि इस फेल्ड मिशन का ब्लेम उस बीस टेमर पर ही डाल दिया जाए, ताकि हीरो टीम की रेपुटेशन सेफ रहे। वो उसे थ्रेटन करती है, जिससे वो डरकर भाग जाता है, भले ही उसे खुद भी पूरी तरह यकीन ना हो। मीना को भी लगता है कि उस आदमी की बातें काफी हद तक रेन जैसी ही साउंड कर रही थी। पर लिन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि रेन कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी वाला बंदा हो सकता है। उधर काउंट बीस के वेनम से बैंडिट्स पूरी तरह पैरालाइज हो चुके थे और कनित भी बिल्कुल टाइम पर लोगों को ले आई थी। लेकिन ये नाइट स्क्वाड्रन नहीं, बल्कि उस जैसे नॉर्मल एडवेंचरर्स ही थे। सब लोग शॉक में थे कि रेन ने पूरे ब्लैक फैंग गैंग को चैलेंज कर दिया। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तभी अचानक गेट के पीछे से एक जबरदस्त रोर सुनाई देता है। वहां से निकलता है डीमन लिजर्ड किंग, एक रैंक सी लेवल का मॉन्स्टर, जिसे बैंडिट्स ने पहले से ही इस मोमेंट के लिए टेम करके रखा था। लिजर्ड किंग बर्जर्क हो जाता है, अपनी टेल से सबको इधर उधर उछाल देता है। रेन हवा में जंप करता है और सीधा उस पर पंच जमा देता है। तुरंत कनित भी फॉलो अप करते हुए उसके जबड़े पर एक पावरफुल ब्लो मार देती है। रेन सबको बाहर इवैक्यूएट करने को बोलता है और खुद कनित के साथ अंदर रुककर फाइट करता है।
ऐसे मोमेंट्स उसे याद दिला देते हैं जब वो एरियस के ग्रुप में था, जहां लोग सोचते थे कि वो कुछ नहीं कर सकता, पर अब वो डिफरेंट था। और सबसे बड़ी बात, उसके साथ कनित थी। बाहर खड़े लोग टेंशन में दोनों की सेफ्टी के लिए प्रे कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद जब दोनों सही सलामत सबके सामने खड़े होते हैं तो सबको रिलीफ मिलता है। इस सिचुएशन में लगता है जैसे रेन को फाइनली रिकग्निशन मिल रही हो, उस हीरो टीम से निकाले जाने के बाद जहां उसे यूजलेस कहा गया था। और सबसे ऊपर सिर्फ कनित के साथ होना ही उसे फील कराता है जैसे वो कुछ भी कर सकता हो। सच ही तो है, जब लाइफ में गर्ल आ जाती है तो सब कुछ थोड़ा डिफरेंट लगने लगता है। काफी दिन आउटडोर में सोने के बाद वो दोनों फाइनली एक रूम रेंट करते हैं। कनित उस सॉफ्ट बेड से काफी प्लीज्ड होती है, पर रेन तब शॉक हो जाता है जब स्टाफ उन्हें एक ही रूम शेयर करने भेज देता है। रेन शुरू से ही अलग अलग रूम्स लेना चाहता था, ना कि एक ही रूम में 2 बेड्स के साथ इस कैट गर्ल के साथ रहना। वो तो इतना सीरियस हो जाता है कि बाहर सोने की ऑफर तक कर देता है, जिसे कनित सरप्राइज हो जाती है। वो उसे खींचकर वापस लाती है क्योंकि रूम ऑलरेडी पूरे वीक के लिए बुक हो चुका होता है। रेन उसे एक्सप्लेन करता है कि लड़के लड़की एक ही रूम में नहीं सोते। पहले तो कनित डिनाई कर देती है, कहती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है रेन के साथ रूम शेयर करने में, पर फिर थोड़ा ब्लश करते हुए ऑकवर्डली बोलती है कि बस वो कोई इनअप्रोप्रिएट काम ना करे तो सब ठीक है। इस पर रेन एक फुल लेक्चर दे देता है, लाइफ प्रिंसिपल्स, ट्रस्ट इश्यूज, और ये तक बोल देता है कि किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद पर भी नहीं, क्योंकि अभी अभी मिले हैं और एक दूसरे को जानते तक नहीं। ये सुनकर कनित बोलती है कि वो सब पर ट्रस्ट नहीं करती, पर रेन अलग है। उसने जब से उसे मिला है तब से उसे अपना टीममेट मान लिया है। उसकी बात सुनकर रेन थोड़ा शाय हो जाता है, हल्का सा स्माइल करता है और मान जाता है कि वो बाहर नहीं सोएगा। रात को जब रेन गहरी नींद में होता है तब पास ही एक बिल्ली सी लड़की उसे चुपचाप देख रही होती है। अपने दिल में वो सोचती है कि रेन शायद वाकई एक अच्छा इंसान है। पहले उससे मिलने वाले लोग अक्सर बुरे इंटेंशंस के साथ आते थे, कोई पैसा चाहता था, कोई फेम। क्योंकि कनित एक रेयर स्पिरिट कैट थी, लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते थे, पर रेन अलग था। वो सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस पर सरप्राइज हुआ था, उसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था। उसने उसे सिर्फ काइंडनेस की वजह से बचाया था। नॉर्मल तरीके से बात की, एक लड़की की तरह ट्रीट किया, और इसी बात ने कनित को काफी हैप्पी कर दिया। वो रेन का दिल का दर्द भी जानती थी, टीम से निकाले जाने का, और चाहे बाहर से वो मूव ऑन करता हुआ दिखे, पर उसे लगता था कि कहीं ना कहीं वो अभी भी उसके अंदर चुभता है। 1 हफ्ता बीत चुका था, दोनों ने काफी कमीशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए थे, और रेन ई रैंक एडवेंचरर बन चुका था। आज नेटली ने उन्हें स्टेन ब्रिज के पास एक डेंजरस गेटकीपर के बारे में बताया। ये कोई थग था जो ब्रिज क्रॉस करने वालों से जबरदस्ती फाइट करता रहता था। अभी तक कोई मरा तो नहीं था, पर लोगों ने उस रास्ते का यूज करना काफी कम कर दिया था। इसलिए नेटली ने रेन को इस कमीशन के लिए टेम्प्ट किया। इसका कोई रैंक लिमिट नहीं था, और ऊपर से रिवॉर्ड था 5 गोल्ड कॉइन्स। ये सुनते ही रेन बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद दोनों स्टेन ब्रिज की तरफ निकल पड़ते हैं। ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट के होराइजन सिटी से साउथ कॉन्टिनेंट जाने का एक लौता रास्ता था। कनित यहाँ के ब्यूटीफुल सीनरी से काफी फैसिनेटेड थी, और क्यूरियस भी थी कि ये गेटकीपर आखिर किस टाइप का बंदा होगा। रेन खुद भी सोच रहा था, अगर डेथ्स नहीं हुई हैं तो नॉर्मली विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स मिलने चाहिए थे, पर जिन लोगों को मारा गया वो सब चुप रहे। इसलिए गेटकीपर की रियल आइडेंटिटी अनक्लियर थी, और रेन खुद को बार बार याद दिला रहा था कि केयरलेस नहीं बनना है। तभी कनित को स्काई में कुछ उड़ता हुआ दिखता है। ध्यान से देखते ही पता चलता है एक रेयर ड्रैगन क्लैन का मेंबर, और ऊपर से एक क्यूट सी ड्रैगन गर्ल। वो ड्रैगन क्लैन की थी, नाम था तानिया। जब उसे गेटकीपर कहा गया तो वो थोड़ी अनॉयड हो जाती है, एक प्रॉपर नोबल टाइप एटीट्यूड के साथ। तानिया कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसे बचपन से स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। ड्रैगन क्लैन में 15 ईयर्स की एज में ही एडवेंचर्स पर भेज दिया जाता है ताकि वो ट्रू स्ट्रॉन्ग ड्रैगन्स बन सके। तानिया को स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स चाहिए थे फाइट करने के लिए, और उसके सामने अब एक टॉप टियर एडवेंचरर और एक स्पिरिट क्लैन मेंबर खड़े थे जो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगे। कनित को सेंस हो जाता है कि यहाँ शायद बिना लड़े बात नहीं बनने वाली है। लग रहा था जैसे अब उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के एक ड्रैगन से फाइट करनी पड़ेगी। कनित ने रेन को रीअश्योर किया कि वो फुल पावर के साथ लड़े, क्योंकि वो खुद भी एक टॉप टियर क्लैन से थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और साइलेंटली अग्री कर लिया, तानिया से फाइट होगी। शुरुआत होते ही तानिया ने फर्स्ट मूव लिया और सीधा चार्ज करके रेन को हवा में उड़ा दिया। फिर उसने कनित पर अपनी फायर ब्रेथ छोड़ दी। अनएक्सपेक्टेडली कनित टाइम पर डॉज नहीं कर पाई, और उसकी प्यारी सी कैट टेल, जिसका उसे सबसे ज्यादा प्राइड था, जल जाती है। अब तो कनित सच में एंग्री हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही स्पार्क आ जाता है, और वो तानिया को लेसन सिखाने के मूड में आ जाती है। दोनों सीधे एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं, और रेन साइड से देखकर शॉक हो जाता है। दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल थी। रेन भी तुरंत आगे बढ़कर कनित को सपोर्ट करता है, लेकिन तानिया उस मूव को ब्लॉक कर लेती है और दोनों को पकड़कर घुमा देती है जैसे क्रिकेट बॉल्स हो। फिर वो अपना फिनिशिंग अटैक लॉन्च करती है मैक्सिमम फ्लेम्स के साथ। बिल्कुल लास्ट सेकंड पर रेन और कनित कोऑर्डिनेट करते हैं, लैंड करते हैं और उस मैसिव फायर से बच जाते हैं।
ड्रैगन क्लैन से फाइट करने के बाद रेन को समझ आ जाता है कि ये लड़की स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में से क्यों है। अब वो अपनी असली बीस्ट टेमर स्टाइल में आता है और कनित को बोलता है कि वो थोड़ी देर तानिया को बिजी रखे। ओबीडियंट कैट तुरंत काम पर लग जाती है, तानिया पर टाइगर स्टाइल पंचेस बरसाने लगती है। उधर रेन अपना फोकस फुल शार्प करता है और बैटल के दौरान किसी एनिमल की प्रेजेंस याद करता है। फिर वो एक ईगल के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उसकी स्पीशीज को बुलाने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में रेन कनित के पास वापस आता है, ईगल्स के एक पूरे स्वॉर्म के साथ। वो सब ऊपर से तानिया पर टूट पड़ते हैं और बीच बीच में पैक करने लगते हैं। डैमेज ज्यादा नहीं होता, पर अचानक तानिया हिल भी नहीं पाती, क्योंकि ये पीटर बर्ड स्पीशीज थी, ब्राइट कलर्स वाले, जो पॉइजन का साइन होते हैं। इतना वेनम मिलते ही इवन ड्रैगन क्लैन का मेंबर भी कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकता था। अनएक्सपेक्टेडली तानिया इतनी जल्दी डिफीट एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे रेन और कनित दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। कनित तो इतनी खुश हो जाती है कि सीधा रेन को जोर से हक कर लेती है। रेन थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए तानिया के पास जाता है और कैजुअली बोलता है कि वो उनके साथ चलना चाहेगी क्या। तानिया स्नॉट करती है, सोचती है ये दोनों उसे बेचने का प्लान बना रहे होंगे, पर रेन के लिए बात सिंपल थी, उसे बस नॉर्मल तरीके से बात करनी थी। तानिया जिद्दी टोन में बोलती है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, पर रेन गुस्सा होने के बजाय उससे एक सॉफ्ट सा स्माइल देता है और वही मोमेंट तानिया के दिल को हिट कर देता है। वो थोड़ा ब्लश कर जाती है, तभी उसे साइड से एक ठंडी सी वाइब फील होती है। कनित घूर रही होती है। वो ड्रैगन को वार्न करती है कि रेन के पास ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं, वरना ट्रीटमेंट दोबारा मिलेगा। गिल्ड वापस आने पर नैटली शॉक हो जाती है कि गेट कीपर ऑलरेडी भाग चुका है। वो रेन को थैंक यू करती है और उस ब्राइट रेड गेस्ट को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। हॉर्न्स और टेल देखकर नैटली गेस करने लगती है कि शायद ये ड्रैगन क्लैन से हो। तभी रेन तुरंत बोल देता है कि ये बस एक फ्रेंड है जो कमीशन के दौरान मिली। तानिया रॉयल स्टाइल इंटरव्यूज होने वाली होती है, पर दोनों उसे पकड़कर मुंह बंद करके साइड में घसीट लेते हैं। रास्ते में ही तानिया गायब हो जाती है, क्योंकि जब भी उसे कोई स्ट्रांग दिखता था वो सीधा 1-on-1 चैलेंज कर देती थी। बार बार अपनी आइडेंटिटी बताने की कोशिश करती और रेन और कनित को उस पर नजर रखनी पड़ती जब तक दोनों ऑलमोस्ट थक ना जाए। टोकने पर तानिया एम्बैरेस्ड फेस बना लेती है और रेन उससे बोलता है कि फिलहाल सिटी छोड़ दे, क्योंकि गेट कीपर वाली बात फैलनी नहीं चाहिए। बस प्रॉमिस करे कि दोबारा ऐसा नहीं करेगी तो वो उसे जाने देगा। तब कनित को समझ आता है कि पहले किसी ने तानिया की आइडेंटिटी क्यों नहीं स्प्रेड की। सिंपल रीजन, सब लोग एक लड़की से हारकर एम्बैरेस हो चुके थे। ड्रैगन क्लैन के रूल्स के हिसाब से तानिया को वापस ट्रेनिंग पर जाना चाहिए था, लेकिन वो डिसाइड करती है कि रेन के साथ रहकर ट्रेनिंग करेगी, ज्यादा फन भी होगा, और फिर सीधा उसके गले लग जाती है और बोल देती है कि उसे रेन पसंद है। साइड में कनित का फर लिटरली फूल जाता है गुस्से से। ऊपर से तानिया पूछ लेती है कि क्या रेन उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। रेन खुद शॉक हो जाता है, स्पिरिट कैट के बाद अब ड्रैगन क्लैन भी। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते ही तानिया के हाथ पर भी रेड पैटर्न बन जाता है। अब उसे फील होता है कि कमांड होने का मतलब क्या होता है, जैसे वो हमेशा रेन से कनेक्टेड हो, और रेन को उसे लगता है जैसे उसकी पूरी लाइफ की लक यहीं खत्म हो गई हो। उधर एरियस का ग्रुप जंगल में एक हफ्ते से भटक रहा था बिना किसी रिजल्ट के। तब एरियस को आइडिया आता है रेन को वापस बुलाया जाए, लॉस्ट फॉरेस्ट क्लियर करवाया जाए और फिर दोबारा डिस्कार्ड कर दिया जाए। इधर कनित और तानिया बेड के लिए लड़ रही होती हैं और रेन बीच में फ्लोर पर आराम से लेटा हुआ दुनिया से कट ऑफ होकर सो रहा होता है। आखिरकार तानिया ऑफिशियली टीम ज्वाइन कर लेती है। अगला कमीशन, स्लाइम्स एक्सटर्मिनेशन। स्लाइम्स ऐसे मॉन्स्टर्स थे जिन्हें लोग इग्नोर कर देते और वो फील्ड्स बर्बाद कर देते। कनित को स्लाइम्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, जब भी पंच करती हाथ चिपचिपे हो जाते। ये सुनकर तानिया स्मग स्माइल के साथ बोलती है कि वो अपनी फायर बॉल से सब कुछ सेकंड्स में खत्म कर देगी। कनित उससे फुल एडमिरेशन से देखती है। फाइनली कोई बर्डन शेयर करने वाला मिला। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर रेन को थोड़ा रिलीव होता है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं ये दोनों कभी गेट अलोंग ही ना करें। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई स्लाइम नहीं मिला, तो रेन ने अपनी एक स्पेशल स्किल यूज करने का डिसीजन लिया, असिमिलेशन। उसने अपनी सोल का एक हिस्सा उस बर्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया, ताकि अपनी कॉन्शियसनेस को फिक्स करके उसे फ्रीली कंट्रोल कर सके। ये बीस्ट टेमर की एक रेयर टेक्निक थी। कनात और तानिया दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि रेन ऐसा कुछ कर सकता है। उसके बाद रेन उड़कर स्लाइम के नेस्ट को लोकेट करने चला गया और दोनों लड़कियों से बोला कि तब तक उसके बॉडी को गार्ड करे। थोड़ी देर में वो वापस आया और उन्हें ब्रीडिंग स्पॉट तक ले गया। कनात चाह रही थी कि बस जल्दी से काम निपटा दिया जाए, लेकिन तानिया के दिमाग में अलग प्लान था। वो चाहती थी कि रेन थोड़ा मैजिक प्रैक्टिस करे। जब उससे पूछा गया, रेन ने कैजुअली बोला कि उसने सिर्फ बेसिक फायरबॉल्स और प्राइमरी हीलिंग ही सीखा है। ये सुनते ही तानिया एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि फायरबॉल से ही सबको उड़ा दो। रेन थोड़ा हेजिटेंट होता है, कहता है उसकी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि इतने सारे ग्रीन ब्लॉब्स हैंडल कर पाए। फिर भी वो कॉन्सेंट्रेट करता है और एक फायरबॉल रिलीज करता है, और नेक्स्ट सेकेंड बूम, सारे स्लाइम्स कंप्लीटली वाइप्ड आउट। रेन खुद शॉक में आ जाता है। तानिया एक्सप्लेन करती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने ड्रैगन क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है
और वो खुद ड्रैगन क्लैन से है। उनका मैजिक पावर स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में सेकंड हाईएस्ट माना जाता है, तो अब वो पावर रेन के अंदर भी फ्लो कर रही थी। ये सुनकर रेन का सर घूम जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर दो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस की पावर्स थी। वो ऑलमोस्ट फेंट करने वाला हो जाता है। उसके बाद तानिया और कनात दोनों मिलकर रेन की मैजिक ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं, और यहाँ से टॉर्चर मोड ऑन। ड्रैगन टीचर का स्टाइल बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था। रेन इतना थक जाता है कि सांस लेने में स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन इसी के साथ साथ उसने अपनी माना कंट्रोल काफी इंप्रूव कर लिया। गिल्ड से पेमेंट लेने के बाद रेन उन दोनों ब्यूटीज को फुल ऑन ट्रीट पे ले जाता है, पर इस बार शॉक होने की बारी रेन की थी, क्योंकि कनात और तानिया का एपेटाइट इतना क्रेजी था कि कोई बिलियनर भी उन्हें रोज फीड ना कर पाए। खाने के बाद तानिया क्यूरियोसिटी से पूछती है कि रेन ने टेमिंग कहाँ सीखी। रेन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, उसे लगता है ये कोई एक्साइटिंग स्टोरी नहीं है। फिर भी वो बोलना शुरू करता है। उसका होम टाउन एक छोटा सा विलेज था जहां मोस्टली बीस्ट टेमर्स रहते थे। उसके पेरेंट्स भी बीस्ट टेमर्स थे, इसलिए बचपन से ही रेन नेचुरली टेमिंग सीखने लगा। इंसेक्ट टेमिंग जो उसने कनात को दिखाई थी वो भी वहीं से सीखी थी। विलेज छोटा और नेमलेस था, पर कभी एक अच्छी जगह हुआ करता था। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुनकर तानिया और कनात दोनों थोड़ा गिल्टी फील करती हैं, पर वो सच में रेन के बारे में और जानना चाहती थी। शुरू में रेन हेजिटेंट होता है, फिर सोचता है अब तो ये उसकी टीममेट्स हैं, और बोल देता है। वो तब सिर्फ 12 साल का था। उस दिन उसके पेरेंट्स बिजी थे, तो उसने विलेज के एज पर अकेला ट्रेनिंग की। शाम तक प्रैक्टिस करता रहा, और जब अंधेरा होने लगा तो उसने देखा कि आसमान अजीब तरह से लाल हो रहा है। दिल घबरा गया। वो पूरी स्पीड से विलेज की तरफ भागा, पर जब पहुंचा तो सब खत्म हो चुका था। पूरा विलेज मॉन्स्टर अटैक की वजह से जल रहा था, और सिर्फ रेन ही जिंदा बचा था। बाद में एडवेंचरर्स आए और उसे रेस्क्यू किया। तब से वो उस इन में रहने लगा जो एक रेस्क्यूअर के एक्वेंटेंस का था। बस जिंदा रह रहा था, दिन काट रहा था। फिर आधा साल पहले उसकी मुलाकात एरियो की ग्रुप से हुई। उन्हें टीममेट्स चाहिए थे, और रेन ने बिना सोचे ज्वाइन कर लिया। उसे लगा अगर हीरो पार्टी में गया तो शायद किसी को बचा पाए और अपने होम टाउन वाली ट्रेजेडी रिपीट होने से रोक पाए। पर रियलिटी ने उसे सीधा स्लैप मार दिया। एरियो का ग्रुप उसे बस एक टूल की तरह यूज करता रहा। ये सब याद करके रेन फिर से उस डार्क पिग में गिर जाता है। तब कनात उसका हाथ पकड़ लेती है और जेंटली कंफर्ट करती है। वो बोलती है कि रेन एक ब्रेव हीरो है जो खुद डेंजर में घुस जाता है और हर बार बेस्ट ट्राई करता है। दोनों लड़कियां समझ चुकी थी कि रेन क्यों स्ट्रांग बनना चाहता है, क्योंकि वो किसी और को अपनी तरह सफर नहीं करते देखना चाहता। इसलिए वो उसे अश्योर करती हैं कि वो पैथेटिक बिल्कुल नहीं है। इवन तानिया, जो थोड़ी देर पहले उससे डांट नहीं थी, अब कह देती है कि वो उसे अपना मास्टर मानकर प्राउड फील करती है। अगला दिन, नया कमीशन, ऑक्स को सब्जुगेट करना। ई रैंक मिशन, गॉब्लिन्स जैसा ही, बस थोड़े स्मार्टर, क्योंकि वेपन्स यूज करना जानते थे। रेन बार बार वार्न करता है कि अंडर एस्टिमेट मत करना, लेकिन नोबल तानिया फुल कॉन्फिडेंस में होती है। कहती है ऑक्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी बैटल के बीच में ही एक ऑक ऑलमोस्ट उसे 2 बार पकड़ लेता है। लकीली रेन और तानिया टाइम पर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, लेकिन रेन को थोड़ी इंजरी लग जाती है। हीलिंग जानता था तो सीरियस नहीं हुआ, पर तानिया का फेस पूरा गिल्ट और वरी से भर जाता है। खुद को ब्लेम करती है। लूट कलेक्ट करके गिल्ड वापस जाते हैं, पर बाहर निकलते ही रेन देखता है कि कनात थोड़ी डाउन लग रही है। पूछने पर पता चलता है तानिया अकेली चली गई है। वो ब्रिज पर खड़ी होती है जब एक छोटी सी लड़की उससे पूछती है कि आज क्या एक्सटर्मिनेट किया। फिर वरी टोन में बोलती है कि कहीं चोट तो नहीं लगी, और अगर लगी हो तो बताना चाहिए। ये सुनकर तानिया का मूड थोड़ा लाइट होता है, और उसे याद आता है कि रेन भी फाइट के बाद उसके बारे में कंसर्न दिखा रहा था, पर उसने इग्नोर किया अपने क्लैन प्राइड में। इसी गिल्ट के साथ वो खड़ी होती है, तभी रेन सामने आ जाता है। वो पूरा फ्लस्टर हो जाती है और फिर झुककर माफी मांग लेती है। आंखों में आंसू भरने ही वाले होते हैं, तब रेन उसके सर पर हाथ रखकर स्माइल करता है और बोलता है कि कनात भी उसके लिए वरी कर रही थी। इन वापस जाकर तानिया रियलाइज करती है रेन गुस्सा नहीं था, बल्कि बस ये डर रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। ऊपर से उसने अपना बेड भी उसे दे दिया। उस मोमेंट पर तानिया के दिमाग से रेन का चेहरा जा ही नहीं रहा था, और वो खुद से ही डिसाइड करती है अब थोड़ा संभलना पड़ेगा। अगले दिन वो फिर से एक मिशन पर निकलते हैं। तानिया बोलती है कि अब उन्हें अपना इक्विपमेंट अपग्रेड कर लेना चाहिए। आखिर वो दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन से जो हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं। पर यही रेन थोड़ा डिफरेंट केस था। वो एक नॉर्मल ह्यूमन था, इसलिए उसके लिए चीजें उतनी सिंपल नहीं थी। सब मजाक मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक रेन फ्रीज हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल सामने एरियो का ग्रुप खड़ा होता है। वो कैजुअली चल रहे होते हैं और उनसे टकरा जाते हैं। सिर्फ उनके चेहरे देखते ही रेन का मूड ऑफ हो जाता है, तो वो कनित और तानिया को लेकर क्वाइटली दूसरी तरफ मुड़ने लगता है। पर एरियो इतना थिक स्किन्ड होता है कि वो उसे बुला लेता है और फेक फ्रेंडली टोन में पूछता है कि इतना ठंडा क्यों बन रहा है। फिर पास का रोना शुरू करता है। बोलता है कि उन्हें काफी रिग्रेट हुआ, पुरानी टीममेट वाली बातें याद दिलाता है। अपने मास्टर को ऐसे बुली होते देख कनित और तानिया आगे बढ़ जाती हैं, फुल कूल ऑरा के साथ, जैसे शील्ड बनकर खड़ी हो गई हो। पूरा ग्रुप शॉक हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि रेन के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस की 2 मेंबर्स हैं, और सबसे ज्यादा हैरान ये देखकर कि रेन उन्हें कमांड भी कर रहा है। उसके बाद वो फिर से रेन को इनवाइट करते हैं लॉस्ट फॉरेस्ट कॉन्कर करने के लिए,
बोलते हैं कि रेन सब एनिमल्स कंट्रोल करता है, तो जंगल एक्सप्लोर करना हो या लगेज उठवाना सब पाम टर्न की तरह इजी हो जाएगा। ये सुनते ही रेन का गुस्सा और भड़क जाता है। जिस टीम ने उसे निकाल दिया था, आज वही उसे अपना बर्डन उठाने को कह रही थी, और उनकी टोन इतनी अपॉर्चुनिस्टिक थी कि रेन का मन करता है उन्हें 2-3 पंच मार दे। इसलिए वो बिना हेजिटेट किए सीधा रिफ्यूज कर देता है और दोनों लड़कियों को लेकर चल पड़ता है। तब मीना उससे पीछे से बुला लेती है। वो सेव द वर्ल्ड वाली इमोशनल स्टोरी सुनाती है। बोलती है कि जंगल के अंदर डीमन लॉर्ड को हराने के लिए एक स्पेशल शील्ड छुपी है। अगर वो शील्ड नहीं मिला तो डीमन लॉर्ड को रोकना इम्पॉसिबल होगा और मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। पावरफुल लोग तो लड़ सकते हैं, पर नॉर्मल लोग नहीं। ये बात रेन के दिल पर लग जाती है। उसके दिमाग में अपना जला हुआ विलेज फ्लैश हो जाता है। वो लाल आसमान, जलती हुई घर बार, उसकी काइंडनेस उसे फिर से हरा देती है और वो एरियो के ग्रुप के साथ चलने के लिए मान जाता है। पर वेलकम तो दूर, वो लोग उसे नीचा दिखाते हैं, जैसे सोच रहे हो कि वो इन 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स को भी मैनिपुलेट कर लेंगे। कनित और तानिया क्लियरली हैप्पी नहीं होती, पर क्योंकि उनके मास्टर ने डिसाइड कर लिया था, वो चुप रहती हैं। हाँ, लेकिन एक वार्निंग के साथ। दोनों बोल देती हैं कि ग्रुप को रेन से प्रॉपरली माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे घुटनों पर बैठकर सर झुकाना पड़े। मजबूरी में एरियो का ग्रुप झुकता तो है, पर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। एरियो गुस्से में चिल्लाता है, पूरा ग्रुप अपने आप को बिल्कुल सही मानता है। फिर एरियो आगे बढ़ता है, रेन का कॉलर पकड़ता है और चिल्लाता है कि उससे अपने पेट्स को ट्रेन करना नहीं आता। बस यहीं रेन का फ्यूज उड़ जाता है। कनित और तानिया को पेट्स बोलना उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था। वो सीधा पंच मार के एरियो को गिरा देता है। रेन की आंखें थोड़ी डार्क हो जाती हैं। वो कोल्ड वॉइस में वार्न करता है कि अगर उन्होंने उसके टीममेट्स को टच किया तो रिजल्ट बुरा होगा। गिरते पड़ते एरियो खड़ा होता है और रेन को डुएल के लिए प्रवोक करता है। डिसाइड होता है कनित और तानिया बाकी मेंबर संभालेंगी और रेन खुद एरियो से लड़ेगा। फर्स्ट मैच होता है अगीस वर्सेस कनित। कनित ऑलरेडी बॉइलिंग होती है। रेन के लिए माफी बुलवानी ही थी उसे। वो स्टॉर्म की तरह चार्ज करती है। अगीस मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। अगीस अपनी फायर ब्लेड टेक्निक लॉन्च करता है। लगता है कनित के लिए हैवी पड़ेगा, पर नेक्स्ट सेकंड कनित एक किक मारती है। अगीस फ्रीज हो जाता है। वो बोलती है कि लगता है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर चुका है, इसलिए अब वो सिर्फ हाफ पावर से फाइट करेगी। अगीस का फेस ब्लैंक हो जाता है। क्यूट सी लड़की और बोल रही है हाफ पावर। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और फिर कनित मोमेंटम लेकर सीधा उड़ती हुई आती है और एक ऐसा किक मारती है कि अगीस खून उगलता हुआ सीधा ट्री में जा लगता है। दूसरी साइड तानिया बाकी 2 वीकलिंग्स को हैंडल कर रही होती है। सिर्फ फिंगर स्नैप और उनकी मैजिक वैनिश। उनके स्टंट चेहरे देखकर तानिया हंस पड़ती है, जैसे हार्वेस्ट सीजन आ गया हो। वो दोनों फिर से कंबाइंड मैजिक ट्राई करते हैं। स्नैप फिर से गायब, क्योंकि उनकी स्पेल्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। जब कुछ काम नहीं आता तो वो तानिया को लिजर्ड कहकर इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं, पर हर बार स्नैप मैजिक वाइप्ड रिपीट होता रहता है। आखिर दोनों की हिम्मत टूट जाती है और तानिया के सामने गिर पड़ते हैं। नॉर्मली तानिया वीक को बुली नहीं करती, पर जब बात उसके मास्टर की हो तो लेसन जरूर मिलता है। आसमान धीरे धीरे डार्क क्लाउड से भर जाता है। वो दोनों इतने डर जाते हैं कि ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले होते हैं। उन्हें लगता है अब तो गया काम, पर तानिया बस डरा रही होती है। वो एक्चुअली कुछ नहीं करती, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं रेन उसे डांट न दे, इसलिए वो दोनों को छोड़ देती है। बैटल के शुरू होते ही एरियोस ने रेन को इंसल्ट किया, लेकिन रेन गुस्सा नहीं हुआ, बस सीधा आगे बढ़कर स्ट्राइक कर दिया और यहीं से रियल फाइट स्टार्ट होती है। रेन क्लियरली फील करता है कि वो एक हीरो से लड़ रहा है और ऑनेस्टली वो एरियोस की स्वॉर्ड्समैनशिप को काफी रिस्पेक्ट करता है। पर कुछ ही मोमेंट्स में रेन फिर से अपनी बीस्ट टेमर वाली रिदम में आ जाता है। इस बार उसके हर अटैक के पीछे कनात के साथ बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट और ओपोनेंट को रीड करने की ट्रेनिंग का फुल इफेक्ट होता है। एक्चुअली काफी टाइम से रेन एरियोस की फाइटिंग स्टाइल ऑब्जर्व कर रहा था। तलवार घुमाने के स्टेप्स, फेंट करते वक्त बॉडी का एंगल, मूवमेंट पैटर्न, सब कुछ। और अब वो काफी हद तक उसके मूव्स ग्रैस्प कर चुका था। इसलिए रेन के हर स्ट्राइक में 2 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस की कंडेंस्ड पावर होती है। अगर वो सीरियसली फुल फोर्स से फाइट करता तो एरियोस का एंड वहीं हो जाता। इसीलिए वो उसे एडवाइस करता है कि सरेंडर कर दे, पर एरियोस जिद्दी था, उसने मना कर दिया। तो रेन काउंट बी वाली टेक्निक यूज करता है और उसे पैरालाइज कर देता है, जिससे एरियोस को हार मानना पड़ती है। और हाँ, रेन को अभी तक अपनी टीममेट्स को इंसल्ट करने का गुस्सा था। हारने के बाद एरियोस कावर्डली मोड में चला जाता है, पुरानी दोस्ती का ड्रामा स्टार्ट करता है। पर रेन अब इतना नाइव नहीं रहा। रेन अपनी फिस्ट उठाता है और एरियोस को एक पंच दे देता है, लेकिन हाँ, पावर कम रखता है। अगर उसने फुल कॉन्सेंट्रेट किया होता तो एरियोस वहीं मर जाता। तभी कनात और तानिया भी वहां आ जाती हैं और सीधा रेन के पास भाग कर आ जाती हैं। उसके बाद तीनों मिलकर लॉस्ट फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। पर यह जगह सच में काफी डैम्प और ग्लूमी होती है।
तानिया तो मजाक मजाक में बोल देती है कि पूरा फॉरेस्ट ही जला देना चाहिए, पर रेन उसे रोक लेता है क्योंकि यहाँ बहुत से एनिमल्स रहते हैं। रेन बार बार सोचता है कि अगर यहाँ सच में कोई रियल शील्ड छुपी है तो उसे सिर्फ हीरोज ही यूज कर पाएंगे। वो एरियोस के ग्रुप का बनाया हुआ मैप देखता है और रियलाइज करता है कि ये अब काम का नहीं रहा, क्योंकि जंगल बहुत तेजी से ग्रो और चेंज हो चुका है। तानिया ने पहले जैसे उन लोगों को डरा दिया था, ये याद करके रेन थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है। एरियोस रिलक्टेंटली उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि लॉस्ट फॉरेस्ट के सबसे डीप पार्ट में एक मॉन्स्टर है जिसके पास शील्ड ऑफ ट्रूथ है। वही वेपन डीमन लॉर्ड को हराने के लिए इंडिस्पेंसिबल है। पर इन्फो देते वक्त भी वो बंदा एटीट्यूड दिखा रहा होता है, बिल्कुल रिपेंट नहीं करता, जिस पर कनात उसे डांट देती है और रेन का बस हल्का सा हेड पैट दोनों लड़कियों का गुस्सा तुरंत ठंडा कर देता है। कनित और तानिया को लगता है कि वो रेन की मदद के लायक नहीं है। तानिया तो यहाँ तक सोच लेती है कि जरूरत पड़ी तो वो खुद डीमन लॉर्ड से लड़ेगी। उनका कंसर्न देखकर रेन उन दोनों के सर पर हाथ रखता है और रीअश्योर करता है कि सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, रेन एक बर्ड को बुलाता है और पहले जैसे असिमुलेशन यूज करने का प्लान बनाता है ताकि फॉरेस्ट स्काउट कर सके। कनित और तानिया पीछे रहकर उसका बॉडीगार्ड करने वाली होती हैं। आसमान से उड़ते हुए रेन एक हिडन पाथ डिस्कवर करता है, बहुत नैरो, पर लगता है फॉरेस्ट के सबसे अंदर तक जा रहा हो। वो वापस आकर दोनों को गाइड करता है, पर चाहे जितना भी आगे बढ़ते हैं वो बार बार उसी मार्कर के पास लौट आते हैं जो उन्होंने पहले वे बैक के लिए लगाया था। तीनों काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। कनित बोलती है शायद रॉन्ग पाथ ले लिया हो, पर रेन कहता है कि उसने तो बर्ड्स के फ्लॉक को फॉलो किया था, अगर सिर्फ वो होता तो लॉस्ट होना नॉर्मल था, पर सबके सब ऐसे घूम फिरकर सेम जगह आ रहे हैं, ये ऑड है। तानिया भी अग्री करती है और बोलती है कि फॉरेस्ट के साथ कोई ट्रिक चल रही है। तब तानिया एक मैजिक सर्कल क्रिएट करती है और उन्हें करेक्ट डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। उसने परफेक्टली गेस किया होता है कि एक ट्री के सेंटर पर इल्यूजन मैजिक कास्ट की गई है, इसी वजह से वो सब भटक रहे थे। तानिया का एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते कनित पूरी तरह स्टन्ड हो जाती है। तानिया कनित को असाइन करती है कि वो उस ट्री को कट करे क्योंकि उस पर मैजिक एन्चांटमेंट है, उसे हटाने से रास्ता क्लियर हो जाएगा। पर रेन सोचता है कि क्या बिना ट्री काटे बैरियर तोड़ने का कोई और वे है। तानिया सेंस करती है कि बैरियर काफी स्ट्रांग है, इम्पॉसिबल नहीं पर काफी टाइम लगेगा। कनित पंच मारने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी हवा से एक आवाज आती है उन्हें वहां से निकल जाने को कहती हुई, और ट्री के अंदर से एक व्हाइट हेड गर्ल अपीयर होती है जिसका नाम है सोरा। रेन तुरंत पहचान लेता है ये स्पिरिट क्लैन से है। कनित और तानिया की तरह वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन्स में से एक है और एक हाई लेवल मैजिक एक्सपर्ट जिसका मैना ड्रैगन क्लैन से भी ज्यादा होता है। पर 200 साल पहले स्पिरिट क्लैन ने ह्यूमंस से खुद को हाइड कर लिया था। उनके लिए ह्यूमंस का फॉरेस्ट काटना बिल्कुल नेचुरल एनिमी जैसा था। इसी वजह से दोनों साइड्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ और स्पिरिट क्लैन ने रिमोट एरियाज में छुपना चूज किया। तब से वो ह्यूमंस को पसंद नहीं करते। रेन अभी ग्रीट करने के लिए मुंह खोलता ही है और सोरा सीधा उन्हें भगा देती है। वो लड़की तो इतनी सीरियस हो चुकी थी कि उन्हें अपनी पावर से एलिमिनेट करने का प्लान बना रही थी, और ये देखकर तीनों के तीनों घबरा जाते हैं, लिटरली टेल बिटवीन लेग्स मोड में भागने को रेडी। पर उन्हें एक बात अजीब लगती है, वो उन पर अटैक क्यों कर रही है। नॉर्मली तो स्पिरिट क्लैन का नाम ही पीस लविंग रेस के लिए जाना जाता है। रेन को भी शुरू से ही उसका बिहेवियर स्ट्रेंज लग रहा था। उसे लगता है शायद वजह वो बैरियर है जिसके पास वो लोग आ गए थे। फिर रेन एक और चीज सोचता है, अगर स्पिरिट क्लैन ह्यूमन से इतनी नफरत करता है तो क्या वो मॉन्स्टर्स के साथ कोऑपरेट करेगा। ये थॉट उसके दिमाग में घूम ही रहा होता है, तब तक टानिया डिसाइड कर लेती है कि आगे बढ़ना ही होगा। वो बोलेगी कि वो उस छोटी लड़की की मैजिक सप्रेस करेगी। इस बीच कनट ट्री काट देगी, और जब तक टानिया उस लड़की को एक्चुअली डिफीट न करे तब तक सब रेन की विश के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन यहीं पर रेन फिर से वही सॉफ्ट हार्टेड मोड में आ जाता है। वो अभी भी उस लड़की से बात करना चाहता है। ये देखकर कनत और टानिया दोनों स्पीचलेस हो जाती हैं, मतलब लेवल ऑफ नाइविटी ऑफ द चार्ट्स। पर फिर भी उन्हें रेन की काइंडनेस के साथ चलना पड़ता है। वो पहले वाली लड़की जब उन्हें दोबारा आते हुए देखती है तो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सीधा उन्हें चेस करने लगती है। रेन की बातों को इग्नोर करते हुए वो तुरंत एलिमिनेशन टाइप मैजिक एक्टिवेट कर देती है। कनत और टानिया डेंजर सेंस करके आगे बढ़ने ही वाली होती हैं, पर रेन उन्हें रोक देता है। रेन को लगता है कि वो इन अटैक्स को झेल सकता है और वो पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि वो एक बीस्ट टेमर है। अगर वो सीरियसली फेस करे तो इमोशंस क्लियरली कन्वे हो सकते हैं। इसलिए रेन उन अटैक्स के लिए उस लड़की को ब्लेम नहीं करता, और ये देखकर वो खुद सरप्राइज हो जाती है। सोरा को समझ ही नहीं आता कि ये बंदा क्या कर रहा है, और वो पूछ लेती है कि क्या वो सच में ह्यूमन है भी या नहीं, क्योंकि उसे डर था कि ये भी उन लोगों जैसा निकलेगा जिन्होंने उसका घर बर्बाद किया था। रेन ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि वो परफेक्ट है, पर वो दिल से चाहता है कि सोरा उन पर ट्रस्ट करे, कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सोरा काम रहती है, उसकी बातों में नहीं आती और फिर से एक एरो चला देती है। इस बार कनत और टानिया टाइम पर रोक लेती हैं। दोनों रेन के बिहाफ पर एक्सप्लेन करने लगती हैं कि वो बुरा इंसान नहीं है। उन्हें आपस में आर्ग्यू करता देखकर सोरा को लगता है कि ह्यूमंस ही नहीं, ड्रैगन क्लैन और स्पिरिट कैट क्लैन भी इक्वली स्ट्रेंज है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे लोग देखे ही नहीं थे। फाइनली सोरा बैठकर बात करने के लिए अग्री कर जाती है। रेन जब बताता है कि वो शील्ड ऑफ ट्रूथ ढूंढने आए थे हीरो टीम के लिए और बैरियर में फंस गए,
तो सोरा रिवील करती है कि ये बैरियर उसने खुद बनाया है और वो उन्हें तोड़ने नहीं देगी, क्योंकि ये बैरियर स्पिरिट क्लैन के विलेज जाने वाला रास्ता सील करता है और वो अपने क्लैन को डेंजर में नहीं डाल सकती। पर टैनिया पॉइंट आउट करती है, तो फिर तुम मॉन्स्टर्स को कवर कर रही हो। सोरा कामली रिप्लाई करती है कि इस फॉरेस्ट के अंदर शील्ड ऑफ ट्रुथ है ही नहीं, सबसे डीप एरिया में सिर्फ स्पिरिट लैंड के विलेज का रास्ता है। शील्ड ऑफ ट्रुथ तो स्पिरिट लैंड के पास सेफ रखा हुआ है। अब सबको समझ आ जाता है हीरो टीम को मिसलीड किया गया था। सोरा ये भी बोलती है कि अगर डीमन लॉर्ड को हराना है तो वो शील्ड लैंड कर देगी। फिर वो कुछ मोमेंट्स के लिए गायब हो जाती है और जब वापस आती है तो हाथ में एक बड़ा सा शील्ड होता है, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ। रेन ऑनेस्टली शॉक्ड रह जाता है। चाहे वो ह्यूमन से नफरत करती हो, पर मॉन्स्टर्स को वो और भी ज्यादा हेट करती है। यहाँ पर तीनों को बिना किसी फाइट के शील्ड मिल जाता है और वो कुछ रिटर्न में देना चाहते हैं, पर सोरा मना कर देती है। वो बताती है कि शील्ड ऑफ ट्रुथ पहले से ही स्पिरिट क्लैन और पुराने हीरोज के बीच एग्री हुआ था और वो बस उसी प्रॉमिस को फॉलो कर रही है। शील्ड लेने के बाद तीनों सोरा को थैंक्स बोलते हैं और सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। उनकी सिल्हूएट्स दूर जाते हुए लगता है जैसे सोरा कुछ कहना चाहती हो। रेन नोटिस कर लेता है और वापस मुड़कर पूछता है। सोरा हेजिटेट करती है। क्लियरली वर्ड्स निकालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर वो ज्यादा बोलेंगी तो रेन का ग्रुप उसकी हेल्प करेगा और फिर वो उनके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसलिए वो पहले मना कर देती है, पर रेन बीच में ही बोल पड़ता है चाहे कितना भी डेंजरस हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैनिया और कनत भी इमीडिएटली बोल देती हैं कि वो फुल सपोर्ट देंगे। अब जब सोरा को फील होता है कि ये लोग ट्रस्टवर्दी हैं, तो वो फाइनली सच बता देती है। उसकी एक ट्विन सिस्टर है जिसका नाम रेना है। दोनों का नेचर बिल्कुल ऑपोजिट था, पर बॉन्ड काफी स्ट्रांग। ये दोनों बैरियर के गार्डियंस थे जो स्पिरिट क्लैन के विलेज तक जाता था। जॉब थोड़ा बोरिंग था, पर जब सिस्टर्स साथ होती थी सोरा काफी हैप्पी रहती थी। पर एक दिन जब सोरा का ग्रुप बैरियर के बाहर थोड़ा काम से गया, वहीं उनका इनकाउंटर एक मॉन्स्टर से हो गया जो खुद को डीमन लॉर्ड कहता था। भागने की कोशिश की पर पकड़े गए। फाइट करनी पड़ी, पर ना सिर्फ वो जीत नहीं पाए बल्कि रेना उस मॉन्स्टर के हाथ लग गई। उसका नाम था डार्क नाइट। डार्क नाइट एक सी रैंक मॉन्स्टर था। नॉर्मली स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के लिए ऐसा एनिमी इम्पॉसिबल नहीं था, पर इस बंदे की एबिलिटी सुपर अनोइंग थी। वो मैजिक अटैक्स को नलिफाई कर देता था, मतलब सिर्फ फिजिकल डैमेज काम करता। और स्पिरिट क्लैन प्योर मैजिक बेस्ड स्पीशीज है, इसलिए दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। सोरा के अकॉर्डिंग डार्क नाइट का मेन गोल ही यही था, स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस को एक एक करके खत्म करना। उसने सोरा को ऑर्डर दिया था कि अगर वो रेना को जिंदा देखना चाहती है तो फॉरेस्ट बैरियर हटा दे, पर वो इस डिमांड को मान ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पूरे स्पिरिट क्लैन की सेफ्टी डेंजर में आ जाती। अकेली सोरा कुछ नहीं कर पाई, इसलिए वो विलेज चीफ के पास मदद मांगने गई। लेकिन चीफ ने कोल्ड वॉइस में कह दिया कि रेना को भूल जाओ, बैरियर के बाहर जाना दोनों बहनों की केयरलेसनेस थी। ये बात सुनकर तानिया को भी लगा कि विलेज चीफ काफी हार्टलेस है। अब सोरा के सामने इम्पॉसिबल चॉइस थी, एक तरफ अपनी बहन की लाइफ और दूसरी तरफ पूरा विलेज। ये सब सोच सोचकर वो टोटली ब्रोकन हो चुकी थी। जब रेन ने उस छोटी लड़की को इतना उदास देखा तो उसने बिना हेजिटेशन बोला कि वो रेना को रेस्क्यू करने में हेल्प करेगा। ये सुनकर सोरा इतनी ग्रेटफुल हो जाती है कि सीधा उसके सीने से लगकर रोने लगती है। डार्क नाइट ने सनसेट से पहले बैरियर हटाने का अल्टीमेटम दिया था। अगर नहीं हटाया तो रेना सेफ नहीं रहेगी। इसलिए रेन का ग्रुप बिना टाइम वेस्ट किए उसकी तरफ निकल पड़ता है। सोरा भी साथ जाना चाहती थी, पर रेन उससे जेंटली मना करता है। अगर वो दिखी तो डार्क नाइट समझ जाएगा कि उसने बिट्रेल किया है और शायद रेना को हार्म कर दे। उस रात उन्होंने अपनी आंखों से डार्क नाइट को देखा और उसके साथ साथ रेना ऊपर बंधी हुई थी। तीनों ने चांस देखते ही चार्ज कर दिया। पहले मैजिक से उसका अटेंशन डाइवर्ट किया, फिर कनीत सीधा दौड़कर उसके सर पर फिजिकल ब्लो मारती है और तुरंत बाद रेन उसके स्टमक पर फुल फोर्स पंच देता है। पर इतना सब होने के बाद भी वो मॉन्स्टर गिरा नहीं। डार्क नाइट ने रेन को हीरो समझ लिया और उसे पता चल गया कि सोरा ने इनसे हेल्प मांगी थी। ये बात उसे और गुस्सा दिला देती है। उसे लगा उसे बिट्रे किया गया है। वो तुरंत रेना को एलिमिनेट करने चाहता है, लेकिन जस्ट इन टाइम तानिया अपनी ड्रैगन विंग से अटैक ब्लॉक कर लेती है। वो रेना को फ्री करती है और उसे लेकर पीछे हट जाती है, बाकी दोनों पर फाइट छोड़कर। अब डार्क नाइट रेज मोड में आ जाता है। उसकी हर मूव डिस्ट्रक्टिव होती जा रही थी। रेन को तब समझ आता है ये बंदा स्पिरिट क्लैन के विलेज तक अकेला घुस पाया क्योंकि उसके पास डीमन लॉर्ड से मिला हुआ मॉन्स्टर पावर है। रेन को इंस्टेंटली फील होता है ये गुड साइन नहीं है। अगर ये फाइट लंबी चली तो पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो कनीत को ऑर्डर देता है, उसकी मूवमेंट रोको और फुल पावर से पंच मारो। कनीत थोड़ा हेजिटेट करती है। उसे लगता है उसका पंच शायद काफी ना हो, पर फिर भी वो रेन की बात मानता है। इसी वक्त रेन खुद टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है ताकि काउंट बीस को दोबारा बुला सके। उसे पता था कि वो 20 डार्क नाइट को पैरालाइज नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देना भी इनफ था ताकि कनीत फिनिशिंग हिट मार सके। रेन कनीत पर स्ट्रेंथनिंग मैजिक कास्ट करता है और उसकी पावर और भी एम्पलीफाई हो जाती है।
बिल्कुल जैसे रेन ने प्रेडिक्ट किया था, वो एक पंच डार्क नाइट को सीधा वैनिश कर देता है। कनीत खुद भी सरप्राइज हो जाती है इतनी इंसेन स्ट्रेंथ फील करके। रेन एक्सप्लेन करता है कि ये बीस्ट टेमर्स का स्पेशल स्किल होता है जो थोड़ी देर के लिए किसी की नेचुरल पावर बूस्ट कर देता है। पहले उसके पास इतनी माना नहीं थी, पर अब तानिया से मिला ड्रैगन पावर यूज कर पाया। इसी वक्त तानिया भी वापस आती है, रेना को सेफली गोद में उठाए हुए। वो भी शॉक थी क्योंकि स्ट्रेंथनिंग मैजिक एक लॉस्ट टाइप टेक्निक मानी जाती है और रेन ने वो कैजुअली यूज कर ली। रेन बस ऑकवर्ड सा सर स्क्रैच करके बोलता है, पता नहीं, नेचुरल सा आ गया। सब रिलीफ और हैप्पीनेस में आ जाते हैं। लड़ाई की आवाज से रेना जाग जाती है और फाइनली दोनों बहनें सोरा और रेना रीयूनाइट हो जाती हैं। सोरा टीयरफुल वॉइस में थैंक्स बोलती है। अगर रेन का ग्रुप ना होता तो रेना को क्या क्या सहना पड़ता वो सोच भी नहीं सकती थी। पर ये सब बस रेन के इमेजिनेशन में था। रियलिटी में तो दोनों बहनें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर से आगे और बिकर करते हुए। रेन को लगता है फेसेस सेम हो सकते हैं, पर पर्सनालिटीज बिल्कुल हेवन एंड अर्थ डिफरेंस वाली हैं। फिर वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ गार्ड बनकर नहीं रहना चाहती। सोरा तो स्पेशली उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहती थी जो उसकी बहन को अबैंडन करने को रेडी थे। दोनों आउटसाइड वर्ल्ड देखना चाहती थी, सिर्फ फॉरेस्ट में बंद रहकर नहीं। ये सुनकर कनीत उन्हें इनवाइट करती है रेन के ग्रुप के साथ ट्रैवल करने के लिए। तानिया को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। रेन थोड़ा वरिड होता है कि ह्यूमन पार्टी के साथ वो कंफर्टेबल रहेंगी या नहीं, पर सोरा शाइली बोलती है, क्या उसने नहीं कहा था कि ह्यूमंस में गुड और बैड दोनों होते हैं? बाकी लोग कैसे हैं उसे नहीं पता, पर रेन के साथ वो एडवेंचर पे जाना चाहती है। ये सुनकर रेन भी स्माइल करता है और उनका वेलकम कर लेता है। फिर दोनों बहनें भी डिमांड करती हैं कनीत और तानिया जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। स्पिरिट क्लैन को कमांड करना रेन के लिए थोड़ा ट्रिकी लगता है क्योंकि हर स्पीशीज का स्ट्रक्चर अलग होता है। बेसिक टेमिंग मेथड यूज हो सकता था, पर स्पिरिट क्लैन उसके लिए नेक्स्ट लेवल चैलेंज था। फिर भी रेन फोकस करके कॉन्ट्रैक्ट मैजिक एक्टिवेट करता है और ट्राई करता है कि सोरा और रेना दोनों को एक साथ बाइंड करे। काफी मुश्किल के बाद कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस के साथ डबल कॉन्ट्रैक्ट बनाना उसे काफी ड्रेन कर देता है और रेन थक कर वहीं गिर जाता है। लकीली दोनों बहनें सोरा ने रेन को संभाल लिया। ये सीन देखकर कनित और तानिया थोड़ी जेलस हो जाती हैं। कमीशन कंप्लीट करने के बाद रेन खुद हीरो ग्रुप के पास जाता है। वो शील्ड ऑफ ट्रूथ ऊपर उठाता है और ये देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं। एरियोस अभी भी इरिटेटेड था क्योंकि रेन ने सिर्फ 2 दिन में काम निपटा दिया, जबकि उन्होंने पूरा 1 हफ्ता लगा दिया और फिर भी फेल हो गए। उसे तो ये तक लगा कि शील्ड फेक है। रेन ज्यादा आर्ग्यू नहीं करता, बस कहता है खुद वेरीफाई कर लो। मीना शील्ड पर मैजिक वेरिफिकेशन करती है और प्रूव हो जाता है कि वो 100% जेन्युइन है। एरियोस फिर भी मान नहीं पाता। तब उसकी नजर 2 नए चेहरों पर पड़ती है और वो क्यूरियस हो जाता है। रेन तुरंत उसके आगे खड़ा हो जाता है और कहता है उनकी तरफ ध्यान मत दो। लकीली रेन ने पहले ही उन दोनों को विंग्स हाइड करने को बोल दिया था, क्योंकि अगर पता चल जाता कि स्पिरिट क्लैन के लोग ह्यूमन टाउन में आए हैं तो पूरा शहर हिला जाता। उसके बाद रेन अपनी पेमेंट डिमांड करता है। कमीशन कंप्लीट होने के बाद रेन अपने मन में डिसाइड कर लेता है कि वो फ्यूचर में इस ग्रुप से कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। तब अचानक एगिस रेन को बुला लेता है और पूछता है क्या वो टीम में वापस आना चाहेगा। ये सुनते ही एरियोस भड़क जाता है और एगिस को डांट देता है। एगिस बोलता है सबको मिलकर सोचना चाहिए। रीसेंट इवेंट्स देखकर क्लियरली पता चलता है कि रेन का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर डिस्कशन होती है और कोई अपोज नहीं करता। फिर एगिस वापस रेन के पास जाता है और बोलता है कि वो उसकी रेम्यूनरेशन और ट्रीटमेंट इंप्रूव करेंगे और फिर से उसे टीममेट के रूप में वेलकम करना चाहते हैं। लेकिन जब वो कैजुअली बोल देता है कि पास्ट पर मत जाओ, रेन 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। उसे फील होता है ये लोग बिल्कुल नहीं बदले। रेन को लगता है वो कितना स्टूपिड था। इसी मोमेंट पर कनित का ग्रुप आगे बढ़ता है और रेन का मोराल बूस्ट करता है। कनित अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है हम यहीं हैं। जब रेन थोड़ा हेजिटेट करता है, एगिस फिर ट्राई करता है। बोलता है अगर डीमन लॉर्ड को हरा दिया तो स्टेटस, फेम और ढेर सारा पैसा मिलेगा। पर रेन के लिए ये सब मैटर ही नहीं करता। उसे चाहिए सिर्फ रियल टीममेट्स, और ये लोग अभी भी वैसे के वैसे ही थे और जो वो चाहता था वो ऑलरेडी उसके पास था। एरियोस का ग्रुप जब उसे कन्विंस नहीं कर पाता तो फ्रस्ट्रेशन में कर्स करने लगता है। सिर्फ एरियोस चुपचाप खड़ा रहता है और अपनी रेन के साथ हुई फाइट को याद करता है। वो पेन सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक ह्यूमिलिएशन था जो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक हीरो होते हुए भी वो रेन से हार गया। एरियोस मन ही मन डिसाइड करता है एक दिन वो रेन को खुद अपने हाथों से हराएगा। इधर सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि सिर्फ हीरोज ही डीमन लॉर्ड को क्यों हरा सकते हैं। रेन एक्सप्लेन करता है कि लेजेंड के अकॉर्डिंग डीमन लॉर्ड ने कभी ह्यूमंस पर रूल किया था, इतनी पावर के साथ कि कोई रेजिस्ट नहीं कर पाता था।
फर्स्ट जनरेशन हीरो ने गॉड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उनका ब्लड अपने बॉडी में लिया और डीमन लॉर्ड को डिफीट करके ह्यूमंस को फ्री कर दिया। इसी से एक पीसफुल वर्ल्ड बना। सबको लगता है कि फर्स्ट जनरेशन हीरो और आज के हीरोज में जमीन आसमान का फर्क है। इसी वजह से सिर्फ वो लोग जिनके अंदर गॉड्स का ब्लड होता है अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं और इतनी पावर अक्यूमुलेट कर सकते हैं कि डीमन लॉर्ड को हरा सके। पर कनित को लगता है कि एरियोस जैसे वीक लोग तो बिल्कुल वैसे नहीं दिखते। और सोरा भी कहती है अगर लॉजिक यही है तो रेन भी हीरो जैसा लगता है। 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट और तीनों की एबिलिटीज अब्सॉर्ब करना, ये तो नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स तोड़ने जैसा है, ऑलमोस्ट हीरो बनने जैसा है ना। कनित भी फील करती है अगर रेन और स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता गया और पावर बढ़ती गई तो शायद एक दिन वो डीमन लॉर्ड को भी हरा सके। ये सब सुनकर रेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सच तो ये था जब वो हीरो टीम में था तब यही उसका गोल हुआ करता था, पर जब उसे निकाल दिया गया तो वो ड्रीम कहीं खो गया। अब वो अपनी टीम के साथ खुश था, पर दिल के किसी कोने में अगर चांस मिला तो वो फाइट करना भी चाहेगा। पर डीमन लॉर्ड को हराना नॉर्मल कमीशन से बिल्कुल अलग बात थी, क्योंकि ये काउंटलेस ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ था। इसलिए वो अभी रेडी फील नहीं करता। उसे लगता है उसके पास अभी इतना राइट नहीं है कि वो ऐसा डिसीजन ले, क्योंकि आज जो वो बना है वो सबकी सपोर्ट की वजह से बना है। फिर भी वो डिसाइड करता है पहले सोचने के लिए थोड़ा टाइम लेगा और बाद में जवाब देगा। रेन को लगता है शायद यही वो मोमेंट है जब उसे अपना खुद का पाथ चूज करना होगा, और वो मोमेंट धीरे धीरे पास आ रहा है। सुबह सुबह रेन तब उठता है जब कोई कपड़ा सीधा उसके मुंह पर आकर गिरता है। आज रेन का पूरा ग्रुप साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। सब बात कर रहे होते हैं कि सोरा और रेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद रेन की स्ट्रेंथ कितनी इंसेन लेवल तक बढ़ चुकी है। एरियोस की कमीशन से मिली पेमेंट की वजह से रेन ने सबको एक अच्छा मील ट्रीट दिया। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि टाउन में नए इक्विपमेंट भी खरीदने चाहिए। रास्ते में दोनों बहनें सोरा रेन के आर्म्स को टाइट पकड़कर चल रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी स्पिरिट क्लैन आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। अलर्ट और कॉशियस रहते हुए अचानक टानिया के अंडरलिंग्स उनके पास आ जाते हैं। ये वही 2 लड़के थे जिन्हें टानिया ने स्टेन ब्रिज पर पीटा था और जिनकी नाक तोड़ दी थी। उनकी चमचागिरी सुनकर बिग सिस्टर टानिया का चेस्ट थोड़ा और फूल जाता है। उधर कानेट रोड साइड एक फ्रूट सेलर से बात कर रही होती है, और क्योंकि पहले उसने उसकी हेल्प की थी, सेलर उसे एक एप्पल फ्री में दे देती है। कानेट और टानिया को ह्यूमंस के साथ इतनी इजीली मिक्स होते देखकर सोरा और रूना काफी सरप्राइज्ड हो जाती है। तभी अचानक कुछ ह्यूमन बच्चे उनके सामने आ जाते हैं और दोनों थोड़ा स्टार्टल हो जाती हैं। एक छोटा सा किड रेन को छेड़ते हुए बोलता है, तुम और वाइफ्स घर ले आए क्या? ये सुनते ही दोनों बहनें शर्मा जाती हैं। बच्चों का उन्हें क्यूट कहना सोरा को और भी ऑकवर्ड फील करा देता है, पर उल्टा रूना जोर जोर से हंस पड़ती है और थोड़ा सा धमकाने का भी सोच लेती है। ऑलमोस्ट अपनी आइडेंटिटी रिवील करने ही वाली थी। लकीली रेन और सोरा टाइम पर उसे रोक लेते हैं। सोरा रूना को वार्न करती है कि अगर उसने मैजिक यूज किया तो स्पिरिट क्लैन के विंग्स निकल आएंगे, और अगर ह्यूमंस ने देख लिया तो बड़ी ट्रबल हो जाएगी। आखिरकार वो लोग टाउन के नंबर 1 वेपन शॉप पर पहुंच जाते हैं। इस शॉप का ओनर एक बैड टेम्पर्ड ड्वार्फ होता है। कानेट इस स्ट्रिक्ट से दिखने वाले ओनर से थोड़ी डर जाती है, पर टानिया को तो बस लगता है कि ड्वार्फ्स थोड़े वियर्ड होते हैं। ये सुनकर ओनर उसे साइड आई देता है, जिससे कानेट और भी घबरा जाती है। इधर रूना एक विप वेपन देखकर क्यूरियस हो जाती है। उसका लॉजिक होता है, बीस टेमर्स को तो यही यूज करना चाहिए ना, जो ओबे ना करे उसे विप करो और क्या। रूना के डार्क थॉट्स देखकर सोरा फ्रीज हो जाती है। उधर रेन एक शार्प नाइफ चूज करता है जो उसके हाथ में परफेक्टली फिट हो जाता है। उसे पकड़कर उससे एक स्ट्रेंज सा फील आता है। दिखता सिंपल है पर कुछ अलग सा लगता है। तभी एक टॉल और मस्कुलर बंदा अंदर आता है। शॉप ओनर के सामने ढेर सारे कॉइन्स फेंक देता है और बोलता है कि उसे सबसे लग्जूरियस सोर्ड चाहिए। ओनर तुरंत जाकर उसके लिए सबसे छोटी लॉन्ग सोर्ड उठा लाता है। इसी वक्त रेन शॉप ओनर से पूछता है। उसे डाउट होता है क्योंकि सोर्ड देखकर उसे बिल्कुल नहीं लगता कि यह बेस्ट क्वालिटी है। अचानक पूरी शॉप साइलेंट हो जाती है। फिर ड्वार्फ ओनर मुस्कुराता है और रेन की तारीफ करता है कि उसकी नजर काफी शार्प है, बिल्कुल पहले वाले नाइफ की तरह। यहाँ रखे ज्यादातर वेपन्स वो अपने फ्री टाइम में बनाता है, मतलब वो कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था। ये सुनकर सोरा ड्वार्फ को दोबारा इवैल्यूएट करने लगती है। ओनर इन किड्स की बातों से थोड़ा अनॉयड होता है, इसलिए अपनी प्राइस्ड कलेक्शन दिखाने लगता है। रेन को वंडर होता है, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बना सकता है फिर भी लोगों को टेस्ट कर रहा है। ड्वार्फ सिर्फ इतना कहता है कि ये एक छोटा सा टेस्ट होता है। आजकल ज्यादातर कस्टमर सिर्फ पैसा फेंक देते हैं और हाई एंड वेपन मांगते हैं, बिना ये सोचे कि कौन सा उनके लिए सूट करता है। वो वेपन्स जिन्हें उसने दिल से क्राफ्ट किया होता है, लोग थोड़े टाइम बाद नए मॉडल आते ही फेंक देते हैं। ये सोच उसे बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। एक ब्लैकस्मिथ के लिए उसके प्रोडक्ट्स उसके बच्चों जैसे होते हैं। तब अचानक टानिया कहीं से आकर ओनर के पास भागती है और बोलती है कि वो उसकी फीलिंग्स को परफेक्टली समझती है। यह सुनकर ड्वार्फ काफी हैप्पी हो जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद ओनर रेन को पसंद कर लेता है और अग्री कर लेता है कि वो उसके लिए एक हाई एंड वेपन स्पेशली बनाएगा,
पर एक कंडीशन होती है, उसके पास मटेरियल्स नहीं थे। ये सुनते ही सब लोग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद रेन का ग्रुप गिल्ड वापस लौट आता है। आज वहां काफी क्राउड लगा होता है। क्यूरियस होकर कानेट सिस्टर नैटली के पास जाती है और पता चलता है कि हीरो एरियोस यहाँ डीमन लॉर्ड को हराने के लिए सपोर्टिंग मेंबर्स रिक्रूट कर रहा है। ये नाम सुनते ही रेन का फेस थोड़ा सीरियस हो जाता है, पर वो नहीं चाहता कि कानेट और टानिया वरी करें, इसलिए उनके हेड्स पर हल्का सा टैप करता है और बोलता है सब ठीक है। इसी वक्त नैटली स्पिरिट क्लैन की दोनों बहनों को नोटिस कर लेती है और ग्रीट करती है। सोरा तुरंत रेन के पीछे छुप जाती है और शाय टोन में अपना इंट्रो देती है, पर रूना कॉन्फिडेंट होते हुए आगे खड़ी होती है और अपना फुल नेम क्लियरली बता देती है। जब नैटली उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, रूना एक डार्क सा आंसर दे देती है, जिससे नैटली गलत समझ लेती है कि रेन ने छोटे बच्चों पर हाथ उठाया है। रेन को तुरंत पैनिक मोड में आकर क्लैरिफाई करना पड़ता है। उसके बाद रेन नैटली के पास एक कमीशन रिक्वेस्ट सबमिट करता है। इस रिक्वेस्ट में लिखा होता है, मिस्टर गैंस वेपन शॉप ओनर के कहने पर मिडरान माइन की इन्वेस्टिगेशन करनी है। टानिया के अकॉर्डिंग मिडरान से बने वेपन्स इतने इंसेन क्वालिटी के होते हैं कि उन्हें जिंदगी भर यूज किया जा सकता है। वैसे तो ये काफी रेयर था, लेकिन उसके एंसेस्टर्स ने ये माइन उसे दीवार में दी थी, इसी वजह से मटेरियल्स की कभी कमी नहीं होती थी। लेकिन रिसेंटली मिडरान ओर का कहीं भी ट्रेस नहीं मिल रहा था। रेन को नहीं लगा कि माइन पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गई होगी, क्योंकि अगर मिनरल्स धीरे धीरे खत्म होते तो आउटपुट भी ग्रेजुअली कम होता, पर यह अचानक गायब हो जाना, उसे लगता है कि प्रॉब्लम सीधे माइन के अंदर से ही स्टार्ट हुई होगी। उसे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कनाट और टानिया ऑलरेडी समझ चुकी थी कि वो क्या करना चाहता है। इसलिए रेन ने ओनर को सजेस्ट किया कि उन्हें माइन इन्वेस्टिगेट करने दे। मिस्टर गैंस ने जब रेन की आंखों में पैशन और ट्रस्ट देखा तो वो तुरंत मांग गया। पेमेंट का टॉपिक आया तो रेन ने बोला उसे पैसा नहीं चाहिए, बस जो वेपन्स वो ड्वार्फ क्राफ्ट करेगा उनमें से कुछ वो खुद रखना चाहता है। ये सुनकर ओनर काफी सरप्राइज हो गया और खुशी खुशी एग्री कर लिया। उसके बाद ग्रुप निकल पड़ा। आज माइन तक का रास्ता काफी पास था, इसलिए सबको फील हो रहा था जैसे पिकनिक पर जा रहे हो, पर उल्टा सोरा और रूना पीछे ही हाँप रही थी। थकी हुई, चक्कर खा रही थी और लग रहा था बस अब गिर ही जाएंगी। थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ा। वेदर काफी गर्म था। लकीली उनके सामने ही एक कूल सा लेक था। इतना टेम्पटिंग लग रहा था कि दोनों बहनें रेन से रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्हें पानी में थोड़ा सोक करने दे। रेन अभी इंस्ट्रक्शंस देने ही वाला था कि कनाट ऑलरेडी अपने कपड़े उतारने लग गई। थैंकफुली टानिया ने टाइम पर उसे रोक लिया। सेफ्टी के लिए रेन ने एक स्क्विरल के साथ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ताकि अगर कोई डेंजर हो तो वो तुरंत कनाट के ग्रुप को सिग्नल दे सके। और रेन खुद थोड़ी देर के लिए शॉर्ट नैप लेने वाला था। उधर लेक में दोनों छोटी बहनें पानी में मस्ती कर रही थी, जब अचानक वो अजीब सी पोज बनाकर लेग स्प्रेड करने लगती हैं। कनाट और टानिया कंफ्यूज हो जाती हैं। पूछने पर पता चलता है कि वो जानना चाहती हैं कि उनका चेस्ट इतना बड़ा कैसे हुआ। कनाट और टानिया बस हंसी मजाक में बोल देती हैं कि टाइम के साथ सब ग्रो हो जाता है। सब टीजिंग और फन चल ही रहा होता है कि तब पानी के अंदर कुछ कनाट को छू जाता है। वो जोर से चिल्ला पड़ती है। इधर रेन जो सो रहा था एकदम से उठकर स्प्रिंट करता हुआ आ जाता है, देखने के लिए क्या हुआ, पर असल में रूना ने बस अपना हाथ फिश के साथ डिप करके कनाट को डरा दिया था। रेन को ऐसे अचानक देखकर सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं और वो शर्मा के फेस साइड में घुमा लेता है। अगला ही सेकंड उसे सिस्टर्स के सामने फॉर्मली अपोलोजाइज करना पड़ता है। अनएक्सपेक्टेडली कनाट और तानिया बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती, उल्टा वो काफी हैप्पी होती हैं क्योंकि रेन उनकी स्क्रीम सुनकर तुरंत भाग आया था उनकी फिक्र में। सिस्टर से माफी मिलते ही रेन का मूड भी फ्रेश हो जाता है और वो रिलैक्स्ड सा स्माइल कर देता है। आखिर काफी मुश्किलों के बाद सब लोग मिडरन माइन तक पहुंच जाते हैं। वहां एक जगह छुपकर ऑब्जर्वेशन करते हैं। रेन के हिसाब से ये जगह इलीगल माइनिंग का हब लग रही थी और जो बर्ड ऊपर आसमान में चक्कर काट रहा था वो क्लियरली अपने मास्टर को सिग्नल दे रहा था। और जैसे ही उसने सोचा वैसे ही कुछ देर बाद इलीगल माइनर्स को किसी की प्रेजेंस का पता चल गया और वो गुस्से में बाहर निकल आए। रेन समझ गया कि अब उन्हें भी सामने आकर कन्फ्रंट करना पड़ेगा। उसने सिस्टर्स से बोला थोड़ा इजी रहना, पर इजी रहना मतलब सबको एक ही शॉट में अनकॉन्शियस कर देना। इस वजह से रेन उनसे कोई इंटेरोगेशन ही नहीं कर पाया। तब सोरा ने सडनली सजेस्ट किया कि वो मैजिक से उनकी मेमोरीज देख सकती है। दोनों बहनें मिलकर उनके दिमाग में झांकती हैं और पता चलता है कि रेन का गेस बिल्कुल करेक्ट था। उन्हें इमेजेस दिखती हैं जहां ये लोग इलीगल माइनिंग कर रहे थे और ये सब एडवेंचरर्स ही थे। हेल्प करने के बाद दोनों छोटी बहनें रिवॉर्ड के तौर पर हेड पैड डिमांड करती हैं, बिल्कुल कनित और तानिया की तरह। मजबूरन रेन भी दोनों के सर पर हाथ रखकर पैड कर देता है, जिससे वो काफी हैप्पी हो जाती हैं। अब उनका नेक्स्ट स्टेप था माइन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना। रेन उन्हें मेंटली प्रिपेयर रहने को बोलता है क्योंकि उनकी आइडेंटिटीज रिवील हो सकती हैं और एनिमी उन्हें स्काई से ऑब्जर्व कर रहा है। उसे पूरा यकीन था कि सामने वाली साइड पर भी कोई बीस्ट टेमर मौजूद है। जैसे ही वो माइन के अंदर घुसते हैं एक मैजिक फायरबॉल सीधे उनकी तरफ आ जाता है। लकीली सोरा और रूना आगे खड़ी होती हैं और उस अटैक को ब्लॉक कर लेती हैं।
दोनों बहनें सोच रही होती हैं कि जल्दी से सब निपटा दें ताकि रेन फिर से उनके हेड्स पैट करे। तानिया और कनित भी तुरंत ज्वाइन कर लेती हैं उनकी हेल्प के लिए, और जो एक बंदा बचा होता है उसे हैंडल करने की जिम्मेदारी रेन अपने ऊपर लेता है। इल्लीगल माइनिंग करने के बाद भी वो आदमी सरेंडर नहीं करता, नाइफ निकालकर रेन पर झपट्टा मारता है, पर फिर भी नॉकआउट हो जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और एक रैंक बी मॉन्स्टर बेहिमत समन कर देता है। तानिया का ग्रुप तुरंत समझ जाता है ये बंदा मॉन्स्टर टेमर है। नॉर्मली मॉन्स्टर्स को टेम करना काफी ज्यादा एडवांस टेक्निक और मैजिक पावर मांगता है। वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर उसे न्यू बॉर्न स्टेट से मिला था और उसने इसे खुद पाला था, इसलिए ये उस पर हॉस्टाइल नहीं होता। बेहिमत ऑर्डर मिलते ही रेन पर चार्ज कर देता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि सबको लगता है माइन कोलैप्स हो जाएगी। फाइट के बीच रेन सिग्नल देता है कि बाकी लोगों को पहले बाहर ले जाया जाए। बाहर तानिया सिचुएशन संभालेगी और कनित वापस अंदर जाकर रेन को सपोर्ट करेगी। रेन कनित को ऑर्डर देता है कि पहले उस आदमी को न्यूट्रलाइज करो, जबकि वो खुद बेहिमत से डील करेगा, क्योंकि मॉन्स्टर उसके कमांड्स पर ही एक्ट कर रहा था। वैसे भी अगर उस आदमी को पकड़ लिया जाए तो मॉन्स्टर को रोकना ज्यादा फास्ट हो जाता। बेहिमत के अटैक्स हैवी जरूर थे, पर पैटर्न सिंपल थे। रेन ने उसकी मूवमेंट्स क्लियरली रीड कर ली थी, इसलिए वो कोई सॉलिड हिट नहीं लगा पा रहा था। लेकिन अगर जल्दी खत्म ना हुआ तो माइन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। उधर कनित ने फाइनली उस आदमी को चुप करवा दिया। इसी मोमेंट पर रेन के दिमाग में एक आइडिया आता है, पर उसे डाउट होता है कि वो कर पाएगा या नहीं। तब उसके दिमाग में कनित के एनकरेजिंग वर्ड्स एको करते हैं और वो डिसाइड करता है कि खुद पर बिलीव करेगा और सबको डाउन नहीं होने देगा। रेन ने बेहिमत को सक्सेसफुली टेम कर लिया और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसने उस आदमी का डोमिनियन ओवरराइड कर दिया। नॉर्मली किसी और बीस्ट टेमर का कंट्रोल छीनना इम्पॉसिबल होता है, पर रेन ने सोचा अगर उसके पास वैसी ही पावर है जैसे सब कहते हैं तो शायद ये पॉसिबल हो। वो आदमी अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि बेहिमत उसके हाथ से निकल चुका है, इसलिए उसने दोबारा अपनी कमांड फोर्स करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा बेहिमत ने उस पर ही अटैक कर दिया। डेंजर के मोमेंट में रेन ने तुरंत फायरबॉल से बेहिमत को नॉकआउट कर दिया। आदमी हैरान था कि वो कैसे फेल हो गया। रेन उसे समझाता है कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच चाहे टेमिंग हो, हॉस्टिलिटी कंप्लीटली खत्म नहीं होती। मॉन्स्टर ने उसके अंदर का हेट्रेड सेंस कर लिया और इसी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इसलिए रेन को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। इल्लीगल माइनिंग ग्रुप की स्टोरी सुनकर एक और शॉकिंग बात सामने आती है। सब लोगों ने मिस्टर गैंस से वेपन्स खरीदे थे। वो वही फेक वेपन्स थे जो ड्वार्फ ओनर ने आइडल टाइम में बनाकर बेच दिए थे। जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने रिवेंज के लिए मिडरन चुराना शुरू कर दिया, ताकि मिस्टर गैंस दोबारा वेपन्स फोर्ज ही ना कर सकें। जब मिस्टर गैंस को ये सब बताया जाता है तो वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कस्टमर्स और वेपन्स दोनों के साथ डिसऑनेस्ट टेस्ट किया था। रेन उससे आर्ग्यू नहीं करता, बल्कि शांत रहकर उसके हाथ पर हाथ रखता है और बोलता है कि बस गलती सुधार लो। हर कोई गलती करता है, बस रियलाइज करके करेक्ट करना ही इंपॉर्टेंट होता है। वो एडवाइस देता है कि पहले जैसे पूरे दिल से हर वेपन क्राफ्ट करो, बस वही काफी होगा। मिस्टर गैंस इतनी उम्र में एक बच्चे से लेक्चर सुन रहा था, पर उसे गुस्सा नहीं आया। उल्टा उसने डिसाइड किया कि वो पॉजिटिव चेंज लाएगा और शुरुआत के लिए सबसे पहला स्पेशल वेपन वो रेन के लिए ही क्राफ्ट करेगा। ये सुनते ही रेन ने धीरे से ओनर के कान में विस्पर किया कि वो वेपन अपने ओन आइडिया के हिसाब से क्राफ्ट करवाना चाहता है। दोनों बिल्कुल सीक्रेटली बात कर रहे थे, जिससे कनित का ग्रुप काफी क्यूरियस हो गया कि आखिर क्या प्लानिंग चल रही है। उधर एरियोस का ग्रुप नए सपोर्टिंग मेंबर्स रिक्रूट करने में लगा हुआ था, पर उन्हें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रहा था। एक बीस्ट टेमर अप्लाई करने आया भी, लेकिन जब पता चला कि वो सिर्फ एक ही एनिमल कमांड कर सकता है और फाइट भी नहीं कर पाता, तो एरियोस ने सीधा रिजेक्ट कर दिया। वो बंदा और भी कंफ्यूज हो गया जब एरियोस ने उससे पूछ लिया कि क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन को भी कमांड कर सकता है, क्योंकि किसी नॉर्मल ह्यूमन बीस्ट टेमर के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन को कमांड करना लिटरली इम्पॉसिबल था। जब एरियोस ने लास्ट एप्लीकेंट को भी हटा दिया तो उसके फेस पर बोर्डम और थकान दोनों क्लियरली दिख रही थी। मीना को लगा कि सिर्फ पहले वाला ही नहीं, बल्कि बाकी जो कैंडिडेट्स आए थे उनमें से काफी लोग सपोर्ट रोल के लिए क्वालिफाइड थे, पर एरियोस किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था और हर किसी का कंपैरिजन रेन से कर रहा था। मीना को टेंशन होने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका जर्नी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और डीमन लॉर्ड को डिफीट करना बस एक डिस्टेंट ड्रीम बनकर रह जाएगा। इसीलिए वो एरियोस के पास जाकर बोली कि उसके सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, पर उसने सीधा उसे रीबफ कर दिया। एक्चुअली रेन के जाने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन थी वो ऑटोमेटिकली मीना पर निकल रही थी। डिससैटिस्फाइड होने के बावजूद मीना ने दांत पीसकर सब टॉलरेट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गॉड्स के सर्वेंट का मिशन था। ये कहकर एरियोस ने मीना को रेस्ट करने भेज दिया।
जाते वक्त मीना ने उसे एडवाइस किया कि ज्यादा स्ट्रेस ना ले क्योंकि उसका मिशन पूरी दुनिया को सेव करना है, पर एरियोस के लिए प्रायोरिटी कुछ और ही थी। वर्ल्ड सेव करने से पहले उसका पहला गोल था किसी भी तरह रेन को एलिमिनेट करना। अगले दिन रेन गिल्ड आता है और नैटली से पूछता है कि मिस्टर गैंस के माइंड में इलीगल माइनिंग करने वालों का क्या हुआ। नैटली रिवील करती है कि उनकी एडवेंचरर स्टेटस रिवोक कर दी गई है और अब उन्हें फोर्स्ड लेबर करनी पड़ेगी। इलीगल माइनिंग और मॉन्स्टर्स रेज करना दोनों ही काफी सीरियस क्राइम्स थे, इसलिए उसके हिसाब से ये बिल्कुल प्रॉपर पनिशमेंट थी। रेन थोड़ा डिजेक्टेड सा फेस लेकर बाहर निकलता है और ये सब सोरा और रूना को बताता है। उसके बाद रेन दोनों बहनों को फूड मार्केट घुमाने ले जाता है और उनके लिए 2 टेस्टी हॉट डॉग्स खरीदता है। इतने डिलिशियस थे कि दोनों ने बस कुछ सेकंड्स में ही फिनिश कर दिए और फिर रिग्रेट करने लगी कि और नहीं लिए। तब रूना ने रेन से पूछा कि जब से उसने उन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसकी एबिलिटीज में क्या चेंज आया है, क्योंकि कनित से उसे फिजिकल पावर मिली थी और तानिया से एनहांसमेंट मैजिक। इसलिए दोनों जानना चाहती थी कि स्पिरिट क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या नया मिला। दोनों बच्चियां काफी ईगर थी आंसर के लिए, पर ऑनेस्टली रेन खुद श्योर नहीं था कि उसमें कुछ स्पेशल आया भी है या नहीं। उसका ठंडा सा जवाब सुनकर दोनों बहनें पैनिक और कंफ्यूजन में चली जाती हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि रेन को उनके क्लैन की अल्टीमेट मैजिक मिली होगी, अल्टीमेट मैजिक जो हाई क्लास और सुपर क्लास से भी ऊपर होती है और सिर्फ स्पिरिट क्लैन का सीक्रेट टेक्निक है। खुद सोरा का ग्रुप भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वो होप कर रही थी कि रेन को वो पावर मिल जाए, पर जितना वो एक्सप्लेन करती जा रही थी उतना ही रेन को कम समझ आ रहा था। दोनों बहनें डिसअपॉइंट हो जाती हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी उनमें कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखा, जैसे कनित और तानिया के केस में हुआ था। वो खुद को फेल्ड फेमिलियर्स कहने लगती हैं। रेन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं आता क्या बोले, इसलिए बस उनके सर पर हाथ रखकर पैट करता है और बोलता है कि ऐसा मत सोचो और खुद को ब्लेम मत करो। दोनों सोचती हैं कि रेन उन पर इतना ट्रस्ट क्यों करता है, क्योंकि वो तो ऐसे लोग थे जिन्हें विलेज ने छोड़ दिया था और जिन्होंने काफी बुरी चीजें फेस की थीं। उन्हें रेन अलग लगता था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस होने के बावजूद फिर भी वो उन दोनों को जरूरी मानता था। तब रेन बैठकर उन्हें एक्सप्लेन करता है। वो अपना सैड पास्ट बताता है, कैसे वो हमेशा इनसिक्योर रहता था, यूजफुल बनने की कोशिश करता था, फिर भी टीम से निकाल दिया गया। उस एक्सपीरियंस से उसने ये सीखा कि वो उन लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है जिनके साथ वो चलना चाहे, और उसमें सोरा और रूना भी शामिल है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। ये सुनकर दोनों छोटी बहनें काफी ऑप्टिमिस्टिक हो जाती हैं और रेन को भी रिलीफ मिलता है। चलते चलते अचानक एक ब्लॉन्ड ट्रबल मेकर उनके सामने आ जाता है। उसकी बातें सुनकर दोनों बहनें डर जाती हैं। पहले तो लगा कुछ सीरियस होगा, पर असल में वो बस एक प्ले बॉय निकला जो उन्हें अपनी वुमेन बनाना चाहता था। ये सुनते ही दोनों ने उसे पूरे कंटेम्प्ट के साथ नीचे से ऊपर तक देखा। वो ब्लॉन्ड बस रोड पर घूम रहा था और जैसे ही उसकी नजर 2 सुंदर लड़कियों पर पड़ी वो तुरंत लाइन मारने लग गया। सोरा का फेस फियर से पेल हो जाता है क्योंकि पहली बार मिलकर कोई आदमी ऐसे बोल रहा था, और रूना साइड में खड़े होकर उसे सीधा इडियट कह देती है। पर जितना वो उसे इंसल्ट करती जा रही थी उतना ही उसे मजा आ रहा था। इस आदमी का नाम था एगा फ्रॉगवेयर, होराइजन सिटी के रूलर का बेटा। वो बार बार इनवाइट करता रहा पर सोरा मना करती रही। फाइनली उसने फोर्स यूज करने का सोचा। उसे लगा ज्यादा अंडरलिंग्स ले आएगा तो जीत जाएगा, पर अनएक्सपेक्टेडली रेन ने सबको कुछ ही बीट्स में नॉकआउट कर दिया। फिर भी एगा गिव अप नहीं करता और किसी भी कीमत पर दोनों बहनों को पाना चाहता है। इसीलिए उसने टाउन्स पीपल को थ्रेटन करना शुरू कर दिया, उन्हें पनिशमेंट देने की बात करके, ताकि रेन मजबूर हो जाए और सिस्टर्स उसे दे दे। इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट भी ऑलरेडी फुल रेडी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।